हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। माय नेम इज सचिन कुमार मित्तल और हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मेजरली हम पढ़ने वाले हैं करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ इम्पोर्टेंस। मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा ये पूरा एटमॉस्फेयर है, इसमें आज एज ऑन डेट बेसिकली प्रेजेंट सिनेरियो में जो पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है वो मेजर क्या इश्यूज हैं। जैसे हम पढ़ने वाले हैं उसमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। दो हमने लास्ट जो हमारा यूनिट था, यूनिट 3 पॉल्यूशन वाला, उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ कवर भी किया है, लेकिन हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्या और उसका क्या कॉजेज है और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वैसे सभी का ऑलमोस्ट देखेंगे, सबका इफेक्ट एक दूसरे से रिलेट करता है। तो अगर आपने एक दो को अच्छे से समझ लिया तो आप उसे रिलेट करके लिख सकते हैं। एसिड रेन क्या होती है, इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लेशन हम पढ़ने वाले हैं। ओजोन लेयर जो हमारी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, वो ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होती है, कैसे वो उसका डिप्लेशन हो रहा है और डिप्लेशन होने की वजह से क्या क्या उसके इम्पैक्ट आने वाले, ये हम देखने वाले हैं। देन हम लास्ट में देखने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, और ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, मतलब जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हम लोग ऑटोमोबाइल, जो हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर मोटर कार्स, ये हम जो जनरली यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। और लास्ट में बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रो। आप पता है कि जो पैडी स्ट्रो क्या होता है, जो आजकल हम बोलते हैं कि पराली जलाने से, जैसे दिल्ली एनसीआर में आप देखोगे, या फिर जो भी धान होता है ना, बेसिकली जो वीट होता है, जो आपके ग्रेन्स वाली जो फसल होती है, उसका जो वेस्ट बचता है, जो उसे जलाने की वजह से, बेसिकली अगर हम उसे जलाते हैं तो जनरली हिंदी में हम बोलते हैं पराली जलाना। जो आपको पता ही है, जो भी पंजाब साइड से आप देखेंगे, वो वाला नॉर्थ जोन का पूरा एरिया है, कि उसकी वजह से जो पूरा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो पॉल्यूशन इज अल्टीमेटली व्हाट, वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को इम्पैक्ट करता है। इसलिए इस टॉपिक का पूरा जो यूनिट है करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ इम्पोर्टेंस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये आया हुआ है, लेकिन इसमें ईयर नहीं डाला है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ है। देखिए कि ये बोलते हैं व्हाट आर द मेन डेंजरस इन्वायरमेंटल इश्यूज एट प्रेजेंट। मतलब क्या मेन हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हैं। एक्सप्लेन ईच ऑफ देम बाय स्टेटिंग इट्स कॉज एंड इफेक्ट। उसके कॉजेज क्या है और इसके इफेक्ट क्या है। अब कंट्रोल मेजर्स भी आ सकते हैं, वो हम पैरेलली आपको बताते चलेंगे। वैसे जो कॉजेज होते हैं उसे ही अगर हम एलिमिनेट कर दें, उन्हें ही मिनिमाइज कर दें, तो वही अपने आप में कंट्रोल मेजर्स बन जाते हैं। पहले हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं लास्ट यूनिट में, बट स्टिल हम अगेन फिर से करने वाले हैं स्टार्ट। चलिए देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। वार्मिंग का मतलब समझ रहे हो आप। वार्म मीन्स की हीट अप, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना और हीट अप हो जाना, टेम्परेचर में इंक्रीज होना, दैट इज वार्म। वार्म समझ रहे हो आप, कोल्ड एंड वार्म। ग्लोबल का मतलब क्या होता है। ग्लोबल मतलब ये पूरा वर्ल्ड या यूनिवर्स पूरा बेसिकली। तो यूनिवर्स क्या है बेसिकली, वो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाए उसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अंडरस्टूड। चलिए इसे टेक्निकल लैंग्वेज में देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब हम लोगों की ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो एटमॉस्फेयर है, जो ये अर्थ है हमारा, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो आप देखोगे एक इसका परमानेंट ही जो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए था, उससे ज्यादा अगर इंक्रीज हो जाता है परमानेंटली, लॉन्ग बोला ना मैं, लॉन्ग टर्म इंक्रीज, तो उसे ही हम बोलते हैं बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग। मतलब वो गर्म हो गया है, ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ गया है परमानेंटली, इसे हमने बोल दिया ग्लोबल वार्मिंग। पर्टिकुलरली द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, हमने ऑलरेडी लास्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं, बट हम इसमें भी देखने वाले हैं। जनरली जितने भी ग्रीन हाउस गैस होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, इनसे मिलकर बेसिकली ये बनती हैं, इन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखने वाले हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन हो रहा है, आप ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल फार्मिंग आप कर रहे हो, जिसमें फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, आप ऑटोमोबाइल यूज कर रहे हो ज्यादा, मान लीजिए जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो आपका, उससे CO2 होता है, उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है। पोल्यूशन के थ्रू क्या पोल्यूटेंट निकल रहे हैं, वो कार्बन वाले निकल रहे हैं, जो आपके कार्बन वाले हैं, नाइट्रोजन है, सल्फर है, और वो रिलीज होकर कहाँ जा रहा है एटमॉस्फेयर में। ये ही ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं और ऊपर जाके ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमारा बनता है ग्लोबल वार्मिंग। फिलहाल ये है कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको सब समझ में आ जाएगा, अभी इतना समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है।
particularly the emission of greenhouse gases into the atmosphere. This increase in temperature can lead to various impact. अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज हो गया आपका एटमॉस्फेयर का, इसके बहुत ही सीरियस, बहुत ही डेंजरस इम्पैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि सी का लेवल आपका बढ़ जाएगा। अल्टर्ड वेदर पैटर्न, सी का लेवल कैसे बढ़ेगा फर्दर हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे। वेदर जो पैटर्न बनते थे पहले, सर्दी आती है, गर्मी आती है, स्प्रिंग सीजन होता है, आपका मानसून सीजन होता है, जितने भी टाइप के सीजन होते हैं वो सारे सीजन का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इम्पैक्ट आएगा अपने एटमॉस्फेयर पे, अपने लाइवलीहुड पे, वेदर पैटर्न पे, उसकी वजह से पूरा इधर उधर होने वाला है एंड इकोसिस्टम पूरा डिसरप्ट हो जाएगा, पूरा जो है डिस्टर्बेंस आ जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आपको समझ में आया। चलिए अभी हम देख रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी ये समझना, आपको सब समझ में आ जाएगा, बस ये आपको हल्का सा समझना। ठीक है, मेरे साथ रहना, आपको सब समझ आएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जो ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। लेकिन होता क्या है बेसिकली, समझना मेन हमें ये है। ठीक, पहले थ्योरी देखते हैं, फिर इसके बाद हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। गूगल से लिया गया है फॉर योर काइंड अंडरस्टैंडिंग। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस थ्रू विच heat is trapped near earth surface by substances known as greenhouse gases। अब देखिए, चलिए ठीक है, काम करते हैं। ये तो अभी पहले ये समझ लेते हैं नॉर्मल, फिर आपको ये थ्योरी तब इजी रहेगा आपको समझना। देखो, ये आपका सन है, आपको पता है सन क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत हाई है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर टेम्परेचर किसी का हाई होता है तो उसकी जो रेडिएशन क्रिएट होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वेवलेंथ उसकी छोटी होगी, कम वेवलेंथ का होगा। अगर टेम्परेचर हमारा कम होगा तो उसकी वेवलेंथ हाई वेवलेंथ की आपकी जो रेज होती है, रेडिएशन क्रिएट होती है। ठीक है, ये आपने देखा है, हमें पता है, फिजिक्स में हम ऑलरेडी जानते हैं। तो सन है, सन का टेम्परेचर कम होता है ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो शॉर्टर वेवलेंथ को क्या करता है, ये रेडिएट करता है। इस सन से शॉर्टर वेवलेंथ कहाँ पे आ रही है, अर्थ की सरफेस पे। ये तीन आप देख रहे हैं यहाँ पे सरफेस पे आ रही है, परफेक्ट। अब इस सरफेस पे जब सन है दिन के टाइम पे, अब हम नॉर्मल प्लेस ऑफ द कंट्री मान लेते हैं, ये अर्थ का मानते हैं कि उसकी सरफेस पे 24 घंटे तो नहीं रहता है। तो आप देखेंगे कि सन हाई टेम्परेचर पे शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएट कर रहा है कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे। जब हाई टेम्परेचर की वेवलेंथ वो आपकी रेडिएशन आ रही है तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन क्या उतना बढ़ जाएगा जितना सन का है? नहीं, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइट। अब अर्थ भी क्या करेगा, अर्थ भी इस पर्टिकुलर रेडिएशन को अपने टेम्परेचर के बेसिस पे वापस से रिफ्लेक्ट करेगा। कर दिया इसने रिफ्लेक्ट, अभी आपको समझ में आया। रिफ्लेक्ट कर दें क्या मतलब हुआ कि उसका टेम्परेचर आपका हीटअप हो गया था अर्थ का। अब वो मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर था बेसिकली वो थोड़ा वार्म हो गया था, हीट हो गया था, तो वो भी कंटिन्यूसली रेडिएशन कर रहा है, वापस से रेडिएट कर रहा है। तो वो वापस कहाँ करेगा, वापस अब चूंकि क्या है, इसका अर्थ का टेम्परेचर तो कम होता है, तो ये करेगा लॉन्गर वेवलेंथ। समझ में आया, लॉन्गर वेवलेंथ ये प्रोड्यूस करने वाला है। लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन को ये कहाँ करेगा, एटमॉस्फेयर में ये वापस में रेडिएट कर देगा, जो कि इस सरफेस के ऊपर आगे निकल जाएगी। दैट्स इट, इतना होना था चाहिए था और दैट इज परफेक्ट। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमने बात किया कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ग्रीन हाउस गैसेज मीन्स कि नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, NO2, तो आपकी ये सब क्या है वहां पे प्रेजेंट है एनवायरमेंट में। तो ये क्या करने वाली है एट ग्रीन हाउस गैसेज, इस पर्टिकुलर जो ये अर्थ की सरफेस से हीट रेडिएट होके वापस एटमॉस्फेयर में हम वापस भेजने वाले थे एनवायरमेंट में, ये क्या करेगा एनवायरमेंट में, मीन्स कि इसकी 4 लेयर होती हैं बेसिकली अगर हम देखा जाए तो। ऊपर से शुरू होता है थर्मोस्फेयर, मेजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, देन आपका आता है ट्रोपोस्फेयर। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मली ट्रोपो और स्ट्रेटोस्फेयर के आसपास की बात कर रहे हैं। ऊपर जब हम जाते हैं आपका जो मेजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, वो बहुत हाई लेवल पे ऊपर की बात है। ठीक, तो जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर इज जस्ट लाइक आपका ट्रोपोस्फेयर पहले आता है, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर आता है। अभी मैं नेक्स्ट एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। 4 टाइप की ये लेयर होती हैं। जैसे ही हम क्या करेंगे, रेडिएट करेगा अर्थ से, सन से जो शॉर्टर वेवलेंथ की हाई टेम्परेचर की रेडिएशन यहाँ पे सरफेस पे इंपैक्ट करती हैं, तो ये भी रेडिएट करता है हाइयर जो लॉन्गर वेवलेंथ की
थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है नो डाउट, तो उसे वापस करता है एनवायरमेंट में। बट इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है हमारा, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस की प्रॉपर्टीज होती है कि वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसे आगे नहीं जाने देता है। जबकि इसे कहाँ जाना था, इसे तो सीधा आगे निकल जाना था, इसे इधर ये रेडिएट होकर आगे चला जाना था, इसे रेडिएट होकर आगे जाना था, राइट। तो अभी इसे आगे जाना था, लेकिन बीच में क्या है, वहां पे ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस का क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इस लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन को या हीट को आगे पास होने नहीं देता और उल्टा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो ऑब्वियसली बात है, हीट यहीं की यहीं पे रह जाएगी सरफेस के आसपास ही, ये इसी के आसपास यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब हमारा इन्वायरमेंट का, एटमॉस्फेयर का और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं तो हम फिर से क्या करते हैं, एक बार फिर से इजी वे में और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सन है, सन की पहले तो आप समझिए 4 हमारी लेयर होती हैं अर्थ के चारों। पहले होता है हमारा थर्मोस्फेयर, फिर होता है हमारा मेजोस्फेयर, फिर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हमारा होता है आपका ट्रोपोस्फेयर। तो हम ट्रोपोस्फेयर और ये वाले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली आपकी अर्थ है, इसके सरफेस है, और फिर ये आपका एनवायरनमेंट है, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर होता है। तो मेजरली ये कॉन्टेक्ट में होता है थर्मोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सन से। सन तो बहुत हाई होता है, ऊपर होता है, इसलिए इन सब लेयर से ऊपर होता है। वहां से शॉर्टर वेवलेंथ की हाई टेम्परेचर पे हीट आपकी आ रही है, रेडिएशन की फॉर्म में टकरा रही है किस पे, आपके अर्थ के सरफेस पे, राइट। आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। जब वो इससे हीट करेगा यहाँ पे, इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। फिर बाद में क्या होगा कि अर्थ भी रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन चूंकि अर्थ का टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, जिसे वापस जाना चाहिए कहाँ पे, वापस से एनवायरमेंट से बाहर निकलना चाहिए बेसिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने बोला कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हम ऑलरेडी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कर चुके हैं, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस आ चुकी हैं। अभी ग्रीन हाउस गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो ये वापस रेडिएट वो रिफ्लेक्ट करके इसे वापस से भेजना था इसे बाहर, ये अपने आप में क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगी। और ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ पे रहने वाला है, वो तो एनवायरनमेंट में ही रहने वाला है, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। तो अल्टीमेटली टेम्परेचर इंक्रीज हमारा हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उस हीट को पास होने ही नहीं दिया, हमने उसे जाने ही नहीं दिया, उसे एब्जॉर्ब कर लिया ग्रीन हाउस गैसेस ने। इसीलिए बहुत बड़ा आपका निगेटिव इंपैक्ट होता है ग्रीन हाउस गैसेस। समझ में आया? दिस एंटायर फिनोमिना इज नोन एज आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं उसकी वजह से हो रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए अब पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द, देखो अब ध्यान से देखेंगे, प्रोसेस थ्रू विच हीट इज ट्रैप्ड नियर द अर्थ सरफेस। मतलब हीट ट्रैप हो गई है अर्थ सरफेस के पास में, अब जिसकी वजह से ट्रैप हो गई है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ना है। तो ऑब्वियसली बाय सब्सटेंसेस कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, यही बोल रहे थे हम, ग्रीन हाउस गैसेस। दीज गैसेस फॉर्म लाइक ए ब्लैंकेट एनवलपिंग ओवर प्लेनेट। मतलब अर्थ के चारों तरफ एक कंबल सा हो गया, ब्लैंकेट टाइप हो गया, अब उसे आगे जाने नहीं दे रहा। ब्लैंकेट में क्या होता है कि ब्लैंकेट में आपको विंटर सीजन में आपने ब्लैंकेट ओढ़ लिया तो आपको क्या होगा, हीट बाहर से अंदर नहीं आएगी, अंदर से जो गर्मी है वो बाहर नहीं जाएगी बेसिकली। तो आपको उसने एनवलप, बेसिकली एक सेफ गार्ड की तरफ उसने बचा लिया। तो वही बोल रहे हैं कि अर्थ के सरफेस की तरफ पे इन्होंने, ग्रीन हाउस गैसेस ने एक एनवलप बना लिया है, जिसके आगे वो हीट जाने ही नहीं दे रहे हैं। अब उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर हीट बाहर नहीं जाएगी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हेल्पिंग टू मेंटेन ए वार्मर टेम्परेचर, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस कंसिस्ट ऑफ, जैसे हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी होती है, ओजोन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर, ये सब इस टाइप के हमारा जनरली होता है। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आपको समझ में आ गया, आपको ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं, ये देखिए कैसे, अब ये यही जो हमने बोला, ये प्रोसेस हम पूरा आपको ऐसे थे। सनलाइट रीचेज द अर्थ सरफेस एंड वार्म्स इट अप एंड हीटेड अर्थ एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन बैक इनटू एटमॉस्फेयर। जो हमने बोला, पहले सन से आता है रेडिएशन, फिर उसके बाद जब इसका टेम्परेचर हाई कर देगा अर्थ का, फिर अर्थ से एमिट होगी इंफ्रारेड रेडिएशन, हमारी एटमॉस्फेयर में जाती है। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये एब्जॉर्व कर लेते हैं इसे, और एब्जॉर्व करके री एमिट कर देते हैं वापस से किसकी तरफ, हमारा फिर से अर्थ की सरफेस की तरफ। ये देखो यहाँ पे इसने फिर से वापस भेज दिया है, ठीक है। तो अभी इससे क्या होगा, अल्टीमेटली द री एमिटेड रेडिएशन गेट्स ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम द एस्केपिंग इनटू स्पेस। वो तो स्पेस में जाने वाली थी, जो अर्थ से रेडिएट हुई है, लेकिन उसने बीच में वो रोक लिया, एब्जॉर्व कर लिया है, तो अल्टीमेटली उसने उसके चारों तरफ का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। दिस ट्रैप्ड हीट
लीड्स टू एन इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर कोजिंग द ग्लोबल वार्मिंग, वही अल्टीमेटली इसने यहाँ पे बोला है। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं। अब हमें समझ में आ गया ग्लोबल वार्मिंग क्या है और हमारा ग्रीन हाउस गैसेस क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये हम समझ चुके हैं। अभी हम बात करते हैं मेन कॉजेज क्या है ग्लोबल वार्मिंग के। वैसे हम ऑलरेडी पॉल्यूशन की फॉर्म में लास्ट यूनिट में काफी चीजें देख चुके हैं, बट स्टिल हम थोड़ा स्पीड अप से ये कवर करने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक वजह से होती है, उसका रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस जितनी ज्यादा होंगी ग्रीन हाउस इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब सरफेस का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब ग्रीन हाउस गैसेस कैसे होती है ये हम देख लेते हैं। अल्टीमेटली वही उसका रीजन हो गया ना, आप समझ रहे हैं। हमारा एक ही रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का, ग्रीन हाउस इफेक्ट होना। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। वो कहां से आ रही है, वही रूट कॉज हो गया उसका, दैट्स इट। हम अब स्पीड से करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो ह्यूमन मेड प्रोसेस होते हैं, इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोसेस होता है हमारा, ये तो जस्ट मैंने लिखा है इसमें फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट आपको थोड़ा सा इसे ऐसे राइटिंग में लिखना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल प्रोसेस आप कितने करते हैं, जैसे आप प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी चीज की, तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप बहुत सारी मशीनरी आपकी चल रही है, इक्विपमेंट चल रहा है, उसमें फ्यूल यूज हो रहा है आपका, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और वो निकल के कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या है, वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है आपकी। तो ये आपका CO2 रिलीज होता है और उसके CO2 रिलीज होता है और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। डिफोरेस्टेशन, हम ऑलरेडी जानते हैं कि डिफोरेस्टेशन का मतलब है कि अगर आप लार्ज क्वांटिटी में एक साथ सारे ट्री काट देते हो, मतलब लार्ज नंबर ऑफ जो ट्री एक साथ कट करते हो, तो क्या होगा, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। अगर डिफोरेस्टेशन आप कर रहे हो तो आपको ट्री की, आपको पता है प्लांट क्या करते हैं, प्लांट एब्जॉर्व करते हैं CO2 को, लेकिन जब आपने पेड़ काट दिए, पेड़ ही आपके कम बचे हैं, तो अब CO2 कौन एब्जॉर्व करेगा, कर ही नहीं पाएंगे। तो ये CO2 कहाँ जाएगी, जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर में रहेगी, और एटमॉस्फेयर में रहेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, आपको पता है एग्रीकल्चर में आजकल हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं जिसमें अमोनिया यूज होता है, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, हम इतने सारे सिंथेटिक चीजें यूज करने लगे हैं जो केमिकल्स हैं बेसिकली, वो किसी ना किसी फॉर्म में जाके एटमॉस्फेयर में जाके रिलीज होते हैं, मिक्स होते हैं, और वहां पे जो N2O बेसिकली जो हम बात की मीथेन गैस होती है, और जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो ये जब एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो अगेन ग्रीन हाउस गैसेस मतलब उसमें आप बढ़ाएंगे। तो आप ऐसे समझो कि हम देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कहां से किस किस एक्टिविटी से निकल रही हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस जितनी ज्यादा निकलेंगी उतनी ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि उतना वो इफेक्ट देने वाली है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो भी कोल बेस्ड होता है, हमारा कोल है जिसमें कार्बन होता है, ऑयल, नेचुरल गैस, सब में कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे ही आप इन्हें यूज करते हो तो इसके बाद हमारा क्या होता है, CO2 रिलीज होती है। एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन, हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक, मोटर, कार, आपकी 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर जितने भी हैं सब, अगर CNG बेस्ड भी हैं, कोल बेस्ड भी हैं, डीजल पेट्रोल बेस्ड सब हैं, तो जितने ज्यादा एक्सेस में आप चलेंगे उतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा। और पॉल्यूशन अगर 99.99% भी अगर आपका एफिशिएंट है, जो आपने ESP लगा रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है, मतलब जो आपका एग्जॉस्ट में लगता है, जो आपका साइलेंसर में लगता है, अगर वो 99.99% भी अगर एक्यूरेट है, उसके बाद भी पर डे इतने क्वांटम में आपको जो पोल्यूटेंट रिलीज होंगे ना, आप फिर सोचिए 0.01% में भी इतना ज्यादा एक्चुअली कंजप्शन है व्हीकल का, 4 व्हीलर ये सब चल रही हैं, तो एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इनकी वजह से भी हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, ये आपका ग्रीन हाउस गैसें रिलीज होने वाली है, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन। वेस्ट मैनेजमेंट, अब आप वेस्ट मैनेजमेंट समझिए, जो वेस्ट है अगर हम प्रॉपर उसे डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, डिकम्पोज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगा कि उसमें जनरली मीथेन अगर आपने प्रॉपर नहीं किया तो मीथेन रिलीज होगी। मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, CH4। तो कार्बन जैसे ही उसमें आपका जाएगा तो ये द इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल कैन रिलीज CO2 एंड अदर पोल्यूटेंट्स। तो CO2 अगर रिलीज करेगा या अदर पोल्यूटेंट रिलेट करेगा जो कि नाइट्रोजन एंड आपके सल्फर से रिलेट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में जाएंगे तो आपको करेंगे पॉल्यूट। ओके, अब हम बात करते हैं इसके इफेक्ट क्या है। कॉजेज हम देख चुके हैं। कॉजेज मीन्स कि जो है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी एक्टिविटीज प्रोड्यूस कर रही है। इफेक्ट क्या है, क्या क्या इसके इफेक्ट होने वाले हैं, देखिए। ग्लोबल वार्मिंग हैज वाइड रेंजिंग एंड प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन द अर्थ क्लाइमेट, इकोसिस्टम एंड ह्यूमन सोसाइटीज। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर डाइवर्स एंड इंक्लूड बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। कैसे करता है, देखिए। राइजिंग टेम्परेचर, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर राइज हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही यही है कि उसका टेम्परेचर राइज होना है।
द मोस्ट डायरेक्ट इफेक्ट, ये तो डायरेक्ट इफेक्ट है इसका, इज द इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, दिस लीड्स टू मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस हीट वेव, जो से लू भी बोलते हैं। गर्मियों में आप जहाँ पे जो ऐसे एरिया हैं, जो समर सीजन आपका आता है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत बहुत खतरनाक हीट वेव्स बेसिकली जिसे बोलते हैं, जिसे हिंदी में लू भी बोलते हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंसी से चलती है, और वो चलती है तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर टेम्परेचर आपका हाई होगा तो बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। वो चाहे मेडिकली डिसीज मान सकते हो आप, या आप दूसरे फैक्टर मान सकते हो, अफेक्टिंग बोथ टेरेस्ट्रियल एंड मरीन इन्वायरमेंट। मेल्टिंग आइस एंड ग्लेशियर्स, अब सोचिए, इसे समझिए, जैसे कि क्या होगा कि टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ग्लेशियर है हमारा, जहाँ से वो पूरी रिवर चल रही है, लेक चल रही है पूरी, हमारी जो आइस शीट्स होती हैं, जो हिमालय वगैरह इधर आप देखोगे उत्तराखंड में है जो भी, और आप लेह लद्दाख इस साइड देखोगे आप, ग्लेशियर बनते हैं, बड़े बड़े आइस शीट्स बनती है। तो वो क्या होगा, उधर तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वो गलने शुरू हो जाएंगे, पिघलने शुरू हो जाएंगे, और अगर वो पिघलने स्टार्ट हो गए, वो मेल्ट होने स्टार्ट हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है सी में आपका पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो जैसे ही पानी का लेवल बढ़ा, सी लेवल बढ़ा, तो उसके आसपास की जितनी भी लाइफ है पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, फ्लड आ जाएगी, आपकी फ्लड आ जाएगी। जो छोटे मोटे आइलैंड है जिसे द्वीप बोलते हैं, वो तो डूब जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ गया ना। आप समझिए, जो भी कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के किनारे बसे हुए एरिया है, वो तो पूरे डूब जाएंगे पूरे के पूरे, क्योंकि सी लेवल ऐसे थोड़ी बढ़ेगा कि 1-2 mm से बढ़ गया, वो तो मीटर और उसमें बढ़ेगा, फीट्स में, आप समझ रहे, फीट्स एंड मीटर्स, राइट। तो आप, ये भी एक रीजन है। सी लेवल राइज, सेम जो हमने ऊपर पढ़ा है यही है। द मेल्टिंग ऑफ आइस एंड एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर एज इट वार्म्स कंट्रीब्यूट टू राइजिंग सी लेवल, दिस फिनोमिना पोजेस रिस्क टू कोस्टल कम्युनिटी। जो कोस्टल मतलब जो समुद्र के किनारे जो रहते हैं, वो कोस्टल कम्युनिटी बोलते हैं उन्हें। तो उसकी वजह से क्या, फ्लड हो जाएगा, इरोजन ऑफ सॉइल हो जाएगा, साल्ट वाटर। अब देखिए, जब सी का लेवल बढ़ेगा तो सी में तो साल्ट वाटर होता है, वो सॉल्ट वाटर का जब लेवल बढ़ेगा, वो इधर उधर फैलेगा, तो आपकी लेक्स, रिवर्स, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें भी मिक्स होने का पूरा चांसेस है। चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश, जो रेनफॉल होती है। ग्लोबल वार्मिंग कैन अल्टर प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स लीडिंग टू मोर इंटेंस रेनफॉल इन सम रीजन्स एंड एक्सटेंडेड ड्रॉट इन अदर्स। मतलब क्या है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसकी वजह से हमारा जो रेनफॉल होने वाली थी उसके पैटर्न में भी पूरा चेंज आ जाएगा। जैसे कहीं कहीं पे वो इंटेंस रेनफॉल हो जाएगा बेसिकली, और कहीं कहीं पे क्या होगा, एक्सेस में ड्रोट, सूखा पड़ जाएगा। तो वो पूरा का पूरा पैटर्न ही डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि हमने बोला, ग्लोबल वार्मिंग से पूरा हमारा इकोसिस्टम ही डिसरप्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शिफ्ट इन इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। मतलब सिंपल है कि अगर आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिसरप्ट हो गया है, बाय अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। सम स्पीसीज में स्ट्रगल टू एडॉप्ट लीडिंग टू शिफ्ट इन द बायोडाइवर्सिटी पोटेंशियल एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब होता है विलुप्त हो जाना। हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइप की स्पेसीज हो या कोई प्लांट हो जो उस पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव ही ना कर सके। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ लो टेम्परेचर में ही रह सकते हैं। अगर टेम्परेचर आपका बढ़ गया तो वो उसे एडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे। और जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन था हमारा, इंडस सिविलाइजेशन हम बात करते हैं, पुरानी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो सब विलुप्त हो गए थे क्लाइमेट चेंज की वजह से, एनवायरनमेंट चेंज की वजह से। ये सेम इसी टाइप से हमारा कुछ हो सकता है, एनिमल की स्पेसीज या प्लांट की स्पेसीज वो खत्म ही हो जाए परमानेंट, राइट। ठीक। थ्रेट्स टू एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। अभी देखिए, अगर आपका ये डिफरेंस होगा फूड सिक्योरिटी में और इसमें, देखिए, चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स कैन इम्पैक्ट द क्रॉप यील्ड एंड फूड प्रोडक्शन। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पोजेस रिस्क टू एग्रीकल्चर सिस्टम पोटेंशियली लीडिंग टू फूड शॉर्टेज। सिंपल इसका मतलब है, अगर बारिश सही से नहीं होगी तो जो किसान है, जो फार्मर है, वो एग्रीकल्चर लैंड पे फार्मिंग कर रहा है, किसी पर्टिकुलर क्रॉप को किसी टाइम पे पानी चाहिए। जैसे आपकी धान की फसल होती है, जो आपके राइस वाले जो क्रॉप होती है वो मानसून में ही होती है एक्चुअली। उसके लिए मानसून एंड पानी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अगर आपका वो क्या होगा, इम्प्रॉपर पैटर्न हो गया, क्यों, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो अगर बारिश सही से नहीं होगी तो आपके फूड जो आपका जो राइस ग्रेन से होने चाहिए थे वो उतने नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको फूड सिक्योरिटी, आपके फूड में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी क्रॉप डैमेज हो सकती है। हेल्थ इंपैक्ट, हेल्थ भी के भी इसके बहुत सारे इंपैक्ट है। जैसे हमने बोला था हीट वेव, लू चलती है आपकी, तो वो बहुत हीट रिलेटेड इलनेस कर सकती है आपको, बहुत सारी डिसीज क्रिएट कर सकती है आपकी बॉडी में। एंड
चेंजेस इन द प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स कैन इन्फ्लुएंस द स्प्रेड ऑफ डिसीज कैरीड बाय वाटर एंड इंसेक्ट। मतलब अगर बारिश जो है, बारिश का पानी होता है जमा, उसमें मच्छर भी होते हैं, तो उसमें बहुत सारी डिसीज भी क्रिएट होती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं। तो अगर पानी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई किसी पर्टिकुलर जगह एरिया में, तो पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वाटर बोर्न एंड वाटर इंड्यूस डिसीज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कैन रिजल्ट इन सोशल एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन इंक्लूडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज ड्यू टू सी लेवल राइज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज एंड चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फूड। सिंपल है, सोशल एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन का क्या मतलब है, किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी का लेवल बढ़ गया है, वहां बाढ़ आ गई है, तो लोगों को वहां से छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उसे बोलेंगे सोशल डिसरप्शन। इकोनॉमिक का क्या हुआ, अगर किसी एरिया में पानी आ ही नहीं रहा है, बारिश ही नहीं हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपकी क्रॉप या फसल प्रॉपर हो ही नहीं पा रही है, तो वहाँ तो खाना नहीं मिलेगा आपको। तो इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिकली देखा जाए तो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी को लेके आप वहाँ पे रह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे अर्निंग का कोई आपके पास साधन नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है, तो आपको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा दूसरी जगह। तो पूरा का पूरा आपका सोशल एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन आ गया, राइट। ठीक है, अभी हम ये भी कर चुके हैं कवर। अब ये पॉइंट आता है क्लाइमेट चेंज। ये हमें ऑलरेडी पता है, क्लाइमेट चेंज इज बेसिकली सेम। जो हमने बोला ना हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, वो भी अपने आप में क्या है, क्लाइमेट चेंज है। लेकिन इन्होंने पता नहीं एक टॉपिक अलग से दिया है ये इसमें, तो इसीलिए सिलेबस में हम इसे कवर देख लेते हैं थोड़ा सा। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, सेम ही है, आप घबराओ मत, बिल्कुल सेम है। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग चेंजेस। जो आपका क्लाइमेट है, जो पूरा मौसम जिसे बोलते हैं, वो उसमें सिग्निफिकेंट और लॉन्ग लास्टिंग, मतलब कि सिग्निफिकेंट मतलब अच्छा खासा अमाउंट में हो, जो कि नोटेबल हो, और लास्टिंग मतलब कि वो परमानेंट हो। बेसिकली चेंज अगर आ जाए अर्थ के क्लाइमेट पैटर्न में, तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग चेंजेस इन द अर्थ क्लाइमेट पैटर्न ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। वाइल नेचुरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट वेरिएशन। बहुत सारे नेचुरल फैक्टर हैं बेसिकली जिसकी वजह से क्लाइमेट भी चेंज होता रहता है, लेकिन उनका वेटेज तो शायद 10% ही है। 90% हमारी खुद की जो ह्यूमन एक्टिविटीज हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, उसकी वजह से ज़्यादा इंपैक्ट आता है हमारे क्लाइमेट चेंज पे। जैसे क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो ग्लोबल वार्मिंग में हम क्या कर रहे हैं, हमने इंडस्ट्री लगा दी, हमने ट्रांसपोर्ट बढ़ा दिया, हमने माइनिंग शुरू कर दी, एग्रीकल्चर फार्मिंग हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नॉर्मल करना ठीक है, लेकिन हम फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कर रहे हैं, तो हम ऐसी सब चीज़ें कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट वाला हमने पढ़ा, तो इतने हम चीज़ें कर रहे हैं। वो एक्चुअली कौन कर रहा है, वो मैन मेड है, वो ह्यूमन मेड है। तो हमारी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हो रही हैं और बहुत सारे पोल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं। उन पोल्यूटेंट की वजह से अल्टीमेटली वो एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, वाटर में जा रहे हैं, सॉइल में जा रहे हैं, तो ओवरऑल उसका क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं while natural factors contribute to climate change, the term is often associated with anthropogenic। anthropogenic कुछ नहीं होता, जो ह्यूमन इंड्यूस्ड है। जैसे हमने इंडस्ट्री लगा के काम चालू किया, इसे बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक, क्योंकि हमने खुद से किया, नेचुरल नहीं थी, वहां पर इंडस्ट्री तो थी नहीं। क्लाइमेट चेंज ड्रिवन बाय एक्टिविटीज दैट इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज कंसेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। अल्टीमेटली वही सेम है कि क्लाइमेट चेंज तब होगा जब हम ह्यूमन ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे हमारा ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगी, इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा और हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाली है। राइट, आपको समझ आया। अब हम मेन कॉजेज क्या है इसके, सेम है जैसे ग्लोबल वार्मिंग के थे, जैसे इंडस्ट्री प्रोसेस, डिफोरेस्टेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, एक्सेसिव ट्रांसपोर्ट में, बिल्कुल सेम है। डिक्टो आपको सेम लिखना है, इसलिए हम इसमें दोबारा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसे कंटेंट ही बढ़ाना है, अननेसेसरी उसका होने वाला कुछ नहीं है, जबकि सेम वही मैटर है। जो ये लाइन देख रहे हैं आप कि जो आपका क्लाइमेट चेंज है, इसके क्या कॉजेज है, इसके मेन कॉज वही है कि ये जो इंक्रीज हो जाता है ग्रीन हाउस गैसेस, ये मेन फैक्टर है इसका क्लाइमेट चेंज होने का। यही फैक्टर किसका था, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का। और इससे ग्रीन हाउस गैसेस किससे होती हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। राइट, सेम इसके इफेक्ट भी होने वाले हैं, जो हमने अभी इफेक्ट पढ़े इतने सारे, सेम बिल्कुल इफेक्ट है इसके। इससे क्या होगा, जब क्लाइमेट चेंज होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। राइट, मेल्टिंग आइस मेल्ट हो जाएगा, ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा, तो सी लेवल बढ़ जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो जाएगा, मतलब या तो सूखा पड़ने लगेगा या एक जगह बहुत बारिश होने स्टार्ट हो जाएगी। इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा पूरा, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम में हमारा इंपैक्ट आ जाएगा। राइट, वही सेम चीज, बिल्कुल सेम जो हमने पढ़ा है, वही इसमें क्लाइमेट चेंज है। पता नहीं इन्होंने अलग से क्यों दिया है, बट ये एक्चुअली सेम टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग। राइट,
फिर मिटिगेशन मतलब कैसे हम मेजर कर, वो कंट्रोल मेजर क्या है इसका। अभी आप सिंपल सा सोचो, अगर किसी चीज का कारण है कि पॉपुलेशन ग्रोथ है, जस्ट एग्जांपल, तो उसका कंट्रोल मेजर क्या होगा, आप पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करो, तो आपका वो कहीं ना कहीं मिटिगेट हो गया। मिटिगेट मीन्स कि आपने उसे कंट्रोल कर लिया। जैसे ग्रीन हाउस गैसेज जिस जिस एक्टिविटी से आपकी रिलीज हो रही है, उन सब एक्टिविटी को आप कंट्रोल्ड मैनर में करो, आप उन एक्टिविटी को मिनिमम कर दो, सो दैट ग्रीन हाउस गैसेज कम इंपैक्ट हो। तो आप समझ गए, अगर एग्जाम में आपको आता है जो जो मेन कॉजेज हैं, तो उन्हीं को आप बना के लिख सकते हो कि जैसे मेरा देखिए कॉजेज हमने बोला इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू हमारा जो है क्या होता है, पोल्यूटेंट निकलते हैं, आपके ग्रीन हाउस गैसेज को आपको एनहेंस कर देते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज मतलब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो आप क्या करोगे, अब आप इसका कंट्रोल मेजर कैसे लिखोगे कि हम कंट्रोल्ड मैनर में जो भी स्टैंडर्ड मैनुअल्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के, हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएंगे जिससे कम से कम हमारा ग्रीन हाउस गैसेस डिस्चार्ज हो सके, किसमें, एटमॉस्फेयर में। अल्टीमेटली अगर हमने इसी मिनिमाइज कर दिया तो ग्रीन हाउस गैसेस भी मिनिमाइज हो गई, ग्रीन हाउस गैसेस मिनिमाइज होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी मिनिमाइज हो गया। अगर वो मिनिमाइज हो गया तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग जीरो तो नहीं हो सकती, बट हाँ उससे कहीं ना कहीं हमने कंट्रोल किया है। हम ये नहीं बोल रहे हमने जीरो कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, नहीं, कंट्रोल किया, राइट। सेम हमारा डिफॉरेस्टेशन, आप पेड़ मत काटो, इतने ज्यादा आप काट रहे हो, किस लिए काट रहे हो आप। तो बेसिकली आप समझ गए व्हाट आई मीन एक्चुअली। तो ये जनरल है इसका अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलिए अब ये पढ़ते हैं हम नेक्स्ट आगे। अब हमारा ये आता है टॉपिक एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, रेन तो समझ में आता है सबको, ठीक है। जिस रेन में एसिडिक कंपोनेंट घुसा हुआ हो उसे बोल देते हैं एसिड रेन। अभी कहेंगे कि आप इसे हम कैसे पता चलेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। देखिए नॉर्मल रेन हो रही है, ठीक है, पर अगर इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंट में ऑलरेडी ऐसी चीज प्रेजेंट है जो रेन को भी पॉल्यूट कर दें, तो वो क्या क्रिएट हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारा एसिड रेन। आप समझे। तो एसिड रेन मतलब क्या हुआ कि ऐसी रेन जिसमें एसिडिक कंपाउंड भी साथ में आ रहा है रेन के साथ साथ। अब चूंकि वो तो केमिकल कंपोनेंट है, तो वो क्या करेगा, जहां भी वो रेन पड़ने वाली है उसका हर एक चीज पे, ह्यूमन हेल्थ पे, एग्रीकल्चरल पे, सॉइल पे, फॉरेस्ट पे, हर जगह जहां भी प्लांट पे, जहां भी एनिमल पे, जहां भी पड़ने वाली है उसका एक निगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं टॉपिक एसिड रेन। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, आज के टाइम में। एसिड रेन रेफर्स टू प्रेसिपिटेशन, मतलब रेन, स्नो, स्लीट और हेल विद एसिडिक कंपोनेंट, प्राइमरली सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जनरली कौन से हैं वो, H2SO4 और HNO3, मतलब नाइट्रिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रेन फॉल हो रही है। अभी रेन हो रहा है बारिश, पर वो नॉर्मल बारिश नहीं है, दैट कंटेन्स दी एसिडिक कंपोनेंट विच कैन बी सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। अभी समझ में आया, ये एसिड रेन होती है। अब हम इसका रीजन भी देखेंगे क्या है और उसका इफेक्ट भी देखने वाले। इट अकर्स व्हेन एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx from human activities, particularly industrial process and combustion of fossil fuel, react with atmospheric moisture to form acidic component, the compound। इसमें देखिए सिंपल है, इसने लिख दिया इतना लंबा चौड़ा, इसमें कुछ नहीं है। देखिए हमने ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रहा है, कुछ भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उसका कुछ एग्जॉस्ट होता है, पोल्यूटेंट निकलते हैं, गैसेस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, सीधे सीधे एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। इतना आपको समझ में आता है। जब वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर यानी वाटर वेपर, जो हम पानी की स्टीम बोलते हैं, वाटर वेपर होता है, वो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, वो तो होती है एनवायरनमेंट में। तो जब वो रिएक्ट कर लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो रिएक्ट कर लेता है, तो बन जाता है मेरा वहां पे H2SO4 या फिर मेरा बन जाएगा HNO3। तो ये नाइट्रिक एसिड है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बन चुका है। अब जब रेन होने वाली है तो रेन में क्या है, ये हो जाएगा मिक्स। अगर ये मिक्स हो गया, ये हो गया डेंजरस। ये अगर डेंजरस हो गया तो अब जो रेन होगी दैट इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग, तो वो उसे बोलते हैं हम एसिड रेन। समझ में आया। अभी देखो फर्दर और देखते हैं इसके मेन कॉजेज क्या है। मेन कॉजेज तो सिंपल, आपको ये समझ में आ गया कि अभी क्या है, SO2 का एमिशन, NOx का वो एमिशन जो हो रहा है आपका, वही मेन कॉजेज है। मतलब समझे आप। अगर मैं बोलूं कि मेरा सल्फर ही कम हो जाए या मेरा नाइट्रोजन जो जितना, देखिए जितना सल्फर एमिट होगा एटमॉस्फेयर में उतना सल्फर प्रेजेंट होगा मैं SO2,
और जब रेन होगी बेसिकली वाटर वेपर के साथ मिक्स होकर वो क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो रेन के साथ साथ क्या आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है। सिमिलरली मेरा क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेरा क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर वहाँ पे प्रेजेंट है, जितना भी हम एमिट करते हैं यहाँ पे नॉर्मल अर्थ पे, वो एटमॉस्फेयर में जाता है पोल्यूटेंट की फॉर्म में। तो वहाँ पे जब रेन होने वाली है तो तब क्या होने वाला है, मेरा वो मिक्स हो जाएगा तो बना देगा मेरा नाइट्रिक एसिड। अब वो रेन जो होगी वो नाइट्रिक एसिड के साथ रेन होने वाली है, तो दैट इज वेरी हार्मफुल। तो एसिड रेन बेसिकली इसलिए बोला गया। तो इसके मेन कॉजेज क्या है, मेन कॉजेज है कि एक्सेस अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड हम जो है एमिट कर रहे हैं। कैसे एमिट कर रहे हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल है, जैसे कोल और ऑयल जो है, जब हम इसे बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल जो कोल बेस्ड होते हैं, तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड हमारा एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तो अभी ये होती है। फिर पावर प्लांट का भी एक रीजन है, ये तो हमने ये बताया। फिर इंडस्ट्रियल में भी जो काम हो रहा है, रेजिडेंशियल हीटिंग में भी, तो बेसिकली एमिशन हो रहा है ह्यूमन मेड एक्टिविटीज की थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में। एक तो ये हुआ, दूसरा नाइट्रोजन का भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये जनरली कंबशन प्रोसेस के थ्रू, या फिर व्हीकल्स में जो होता है, हमारे टू व्हीलर फोर व्हीलर चलते हैं, पेट्रोल डीजल इंजन, इनमें से जो भी पोल्यूटेंट निकलते हैं उसमें नाइट्रोजन अच्छी खासी अमाउंट में होता है। तो उससे क्या होता है आपका, ये भी कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाने वाला है। अब जब ये एटमॉस्फेयर में चला गया तो अब इसका हो गया वहां पे केमिकल रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड का और एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। मॉइस्चर समझ रहे हो आप, मॉइस्चर का मतलब होता है वेपर। वेपर मतलब क्या होता है, ना तो पूरी गैस है ना वो पूरा पानी है, बस है तो गैसियस स्टेट में, लेकिन पानी का कंटेंट उसमें अभी भी अवेलेबल है, दैट इज नोन एज मॉइस्चर। ठीक है, तो उसके साथ जाके करेगा रिएक्ट। जैसे ही रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, हमने भी वो बताया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब जब रेन होगा, देखो अब लास्ट स्टेप आता है इसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसिडिक कंपाउंड। अब जब एक बार ये बन गया तो एसिडिक कंपाउंड है, ये जो विंड है, जो हवा है, या फिर हमारा जो जो बेसिकली बारिश जो होती है, रेनफॉल जो होता है, उसके थ्रू हमारा ये आता है। जनरली ये रेनफॉल के थ्रू ही आता है। तो ये प्रेसिपिटेशन कहाँ गिरेगा, अर्थ पे गिरेगा, प्लांट पे गिरेगा, जमीन पे, लैंड पे गिरेगा, मतलब सॉइल पे गिरेगा। जहाँ जहाँ पे गिरने वाला है सबके लिए बहुत हार्मफुल होने वाला है। राइट, आपको इतना समझ आ गया है। चलिए अभी देखते हैं, हम इसके इम्पैक्ट देखते हैं। हमने वो तो देख लिया, इफेक्ट वो देखा, इम्पैक्ट भी आप देखेंगे जनरली कॉमन ही होंगे कुछ हद तक, लेकिन ठीक है आगे देखते हैं। इन्वायरमेंटल इफेक्ट, जैसे ही एसिड रेन होती है तो प्लांट को, ट्री को, सॉइल को, एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाला बेसिकली जो है पूरा वो लाइफ है, पानी में रहने वाली लाइफ है, उस सब को पूरा का पूरा कर देती है डैमेज। समझ में आया, उसमें से पूरे पूरे न्यूट्रिएंट्स गायब कर देगी। न्यूट्रिएंट्स आपका जो है, जो उसकी पत्तियां होती हैं, आप देखोगे कभी कभी जो पौधे होते हैं, जो बारिश के बाद उनकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, पूरे सूखी पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, वो एसिडिक रेन की वजह से होती है। राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग स्टील की बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है, आपको लोहा यूज हुआ है उसमें, स्टैचू बना है, मेटल बना है। अब हम ताजमहल की बात करते हैं कि ताजमहल क्या पीला पड़ गया, वो क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जब भी एसिडिक रेन होती है, पॉल्यूटेड रेन है बेसिकली वो, उसकी वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से वो पूरा उसे डैमेज कर देती है। डैमेज टू एक्वेटिक सिस्टम, जैसे हमने अभी ऊपर भी बोला, एक्वेटिक मीन्स कि जो भी फिश है आपका, अदर ऑर्गेनिज्म हैं जो रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये रिवर का और सबका पीएच वैल्यू होती है। आई थिंक आप समझते होंगे, हमारे जो है पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा, 7 से कम एसिडिक और आपकी कंसनट्रेटेड होती थी। आप आई थिंक यू आर जो है वेरी नॉलेजेबल एनफ कि आपको ये सब पता है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं ये वैल्यू। तो ये क्या होता है, पीएच वैल्यू को प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, इम्बैलेंस कर देती है एसिडिक रेन। तो अब पीएच वैल्यू आप वो करोगे अगर किसी भी रिवर में या पानी में करोगे, तो उसके अंदर जो भी रहने वाली चीज़ें हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगी, क्योंकि सबके रहने के लिए एक बैलेंस सिचुएशन बनी हुई है, कंडीशन। जैसे हम लोग भी अगर सर्वाइव कर रहे हैं इस अर्थ पे कर रहे हैं, तो कुछ रूम टेम्परेचर फिक्स है, एटमोस्फेरिक प्रेशर फिक्स है, हर चीज़ें, कुछ चीज़ें फिक्स है, तभी हम सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डबल कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। हमारा जो कंडीशन है, जैसे हमने बोला, एक्सट्रीम हीट कर दो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, आप रह पाओगे, नहीं रह पाएंगे, कोई नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमें रहने के लिए जो वातावरण चाहिए, जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। सॉइल डिग्रेडेशन, वही हमने बताया, सॉइल के ऊपर पानी एसिडिक अगर रेन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जब वो एसिड हमारे उस ऊपर डलने वाले हैं, सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक वाले सॉइल के ऊपर, तो उसकी क्वालिटी को, फर्टिलिटी को डिग्रेड कर देगी।
डैमेज टू वेजिटेशन, सेम जो हमारी सब्जियां हैं, वेजिटेशन मीन्स जो आप वेजिटेशन कर रहे हैं वो पूरा का पूरा आपको डिस्टर्ब करने वाली है। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, देखिए ह्यूमन हेल्थ पे भी करने वाली है। कैसे? जैसे डायरेक्ट तो देखो ज़्यादा जान नहीं होता है, लेकिन जो पोल्यूटेंट्स हैं कोज एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू रेस्पिरेटरी, जो सांस लेने की प्रॉब्लम है उसे हम वो बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। फॉरेस्ट डिक्लाइन, जो एसिड रेन है अगर उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है वो डैमेज होते हैं, तो फिर फॉरेस्ट कहाँ से ग्रो करेंगे? और दूसरा, सोइल कंडीशन को बिगाड़ देती है, सोइल की फर्टिलिटी खराब कर देगी। तो फॉरेस्ट कहाँ पे उगते हैं? सोइल पे। अगर हमारी एसिड रेन ने सोइल की क्वालिटी ही डिग्रेड कर दी है तो फॉरेस्ट ही नहीं उग पाएंगे। दैट्स इट। फिर आता है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। अब ये है ओवरऑल जो है पूरे ग्लोबल पे क्या इम्पैक्ट है। ये मतलब बेसिकली ये है कि ये कोई लोकल इशू नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं पूरे ही ग्लोबल को, पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट पड़ रही है, इम्पैक्ट करती है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इसका मिटिगेशन क्या हो सकता है। राइट, हम क्या देख रहे हैं? अभी तक तो हमने इसके कॉजेज देख लिए, इम्पैक्ट देख लिए। मिटिगेशन मीन्स क्या है? मिटिगेशन बोले तो इसे कंट्रोल कैसे करें, इसका कंट्रोल मेजर्स क्या हो, ठीक है, ये हमारा होता है। तो एमिशन रिडक्शन सिंपल है। अभी किस वजह से हो रहा है एमिशन? हो रहा है किस चीज़ का? ऊपर सल्फर जा रहा है, नाइट्रोजन जा रहा है, या तो SO2 जा रहा है एटमॉस्फेयर में, या NOx जा रहा है। उन दोनों का अगर हम जाना ही रोक दें, उनका एमिशन ही कम कर दें यहाँ पे, तो वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे नहीं। अगर वो नहीं जाएंगे तो वहाँ पे वो रिएक्शन करके आपका वो बनाएंगे ना सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ना आपका नाइट्रिक एसिड बनेगा। जब एसिड नहीं बनेगा तो फिर एसिड रेन होगी ही नहीं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो वही मेजर करना है कि एमिशन का रिड्यूस करना है। कैसे करना है? आपको प्रॉपर रेगुलेशन लगाने हैं, सरकार को बोलना है कि BS4 नहीं चलेगा, BS3 नहीं चलेगा। डायरेक्ट आप ऐसे स्टैंडर्ड लगाइए। आप अपनी बाइक में, गाड़ियों में, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 6 व्हीलर, 10 व्हीलर, जितने भी टाइप के आपके व्हीलर हैं, आप में पोल्यूशन फ्री आपको डिवाइसेस लगानी ही लगानी है, चाहे वो थोड़ा महंगा पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पोल्यूटेंट आपको रिलीज नहीं करने हैं, क्योंकि अगर पोल्यूटेंट जितने ज़्यादा रिलीज करेंगे तो वो आपके एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेंगे और पूरा का पूरा ओवरऑल सिस्टम बिगड़ जाएगा। राइट, तो जिससे हमारा रिड्यूस करें सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड को। ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स मतलब जो हम डीजल, पेट्रोल ये सब यूज़ कर रहे हैं, कन्वेंशनल पावर प्लांट यूज़ कर रहे हैं, जो हम पढ़े थे नेचुरल रिसोर्सेज में, ठीक है, वो यूज़ कर रहे हैं, उन्हें हटा दें। जिसमें क्योंकि उसमें तो फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है, कार्बन बेस्ड होता है, उसमें कोल बेस्ड होता है। तो अगर वो जलेगा तो उसमें से कुछ तो निकलेगा ना एग्जॉस्ट, तो वो निकलेगा तो गलत है। तो हम ऑल्टरनेट यूज़ कर लें, जैसे विंड एनर्जी होती है रिन्यूएबल टाइप की, आपकी सोलर पावर प्लांट होता है, आपका जो है आप विंड पढ़ा था हमने, जियो थर्मल पढ़ा था हमने, ठीक है। हमने इस टाइप की काफ़ी सारी रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज पढ़े थे, जिसमें हमें अगर हम वो यूज़ करते हैं एफिशिएंटली तो हमारा क्लीन और ग्रीन एनर्जी वो होती है बेसिकली। इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब ये है कि अगर आप जो है दूसरी कंट्री कोई अच्छे मेजर्स यूज़ कर रही है, वो कंट्रोल कर रही है, तो आप इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर सकते हो कि हम सेम टेक्नोलॉजी या सेम टेक्निक अपने यहाँ भी यूज़ करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सो दैट आपका ये पोल्यूटेंट का जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली, या ट्रांसपोर्ट करने में मतलब कभी कभी क्या होता है कि साइड वाली कंट्री में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, वहाँ पोल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे। तो एटमॉस्फेयर तो किसी के हाथ में नहीं है कि वो किसका है, इंडिया का है कि वो US का है, UK का है। तो अल्टीमेटली वो तो सारे पूरे ही ग्लोबल को इम्पेक्ट करने वाला है। तो इसलिए उस चीज़ को आपस में कोलैबोरेट करके हमें मैनेज करना है। चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं पे रोकते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ये अब एक लेक्चर इसमें और बचता है, नेक्स्ट हम कल जो है इस लेक्चर को भी ओवर कर देंगे, देन वी विल कॉल इट लाइक फिनिशिंग ऑफ दिस यूनिट 4। थोड़ा रिलेटिवली इजी है, बस थोड़ा टेक्निकली समझना है कि जैसे एसिड रेन होता क्या है, बस बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज में से समझ लो, फिर आप लिख तो देंगे आप, राइट। बाकी इतना जितना इसमें दिया गया है, जितना हमने एक्सप्लेन किया है, इतना आप लिख देंगे, मोर देन सफिशिएंट है, आपको बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। माय नेम इज सचिन कुमार मित्तल और हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो इस सब्जेक्ट में हमने स्टार्ट की थी यूनिट 4, जिसका हम एक लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हम इन्वायरमेंटल मेजर इश्यूज पढ़ चुके हैं, जिसमें कवर हमने किया है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन। अब आज हम स्टार्ट करने वाला, आज एक्चुअली हम इसे यूनिट को फिनिश कर देंगे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा अभी टॉपिक बचा नहीं है। ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होती है, क्या इसका मीनिंग है ओजोन लेयर का, और कैसे डिप्लेशन हो रहा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे हमारे एनवायरनमेंट पे आ रहा है, ये हम पढ़ने वाले हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, कैसे
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को बेसिकली। तो ये हम देखने वाले हैं। और बर्निंग ऑफ पेडिस्ट्रो, जो हमने कल भी बोला था कि जो हम बेसिकली पराली जला देते हैं, जो भी क्रॉप्स का रेजिडुअल होता है, जो भी उसका वेस्ट बचता है, हम उसे जला देते हैं। उसे जलाने से क्या होता है कि बहुत सारे पोल्यूटेंट्स बेसिकली वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं जो कि इन्वायरमेंट में जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट इम्पेक्ट होता है। चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं आज। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू हम लास्ट देख चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन लेयर फॉर्मेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन द कोज एंड इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन इन डिटेल। ओजोन लेयर जो है उसका डिप्लेशन हो रहा है, तो क्या उसके कोज हैं और क्या उसके इफेक्ट, हमारे निगेटिव इम्पैक्ट हमारे आ रहे हैं। ओजोन लेयर, देखिए ओजोन लेयर, ओजोन का जो केमिकल सिंबल्स है, ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं बेसिकली, O3, इसे हम बोलते हैं ओजोन। अभी क्या होता है, अभी देखिए हम डिस्कस करते हैं, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ओजोन इज ए गैस कंपोज्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम, जो हमने बोला इसका O3 सिंबल होता है। दैट अकर्स नेचुरली इन द अर्थ एटमोस्फेयर, अर्थ के एटमोस्फेयर में नेचुरली अकर करता है, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन जो है अबंडेंट उसमें क्वांटिटी में होती है, तो ऑक्सीजन के एटम्स आपस में डिफ्यूज होके वो क्या है, एक 3 एटम्स का सिंगल एंटिटी बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओजोन बेसिकली। जिस जगह पे मान लीजिए मेरा पूरा एटमॉस्फेयर है, ऐसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में हमने देखा चारों तरफ एटमॉस्फेयर में इसके जो अर्थ है, इसके एटमॉस्फेयर में आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन होता है, ऑब्वियस सी बात है, O2 हम इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन के अगर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स मिलके क्या करते हैं, वो डिफ्यूज हो जाते हैं और बना लेते हैं O3। तो इस पूरे एटमॉस्फेयर की लेयर में किसी पर्टिकुलर जगह O3 की कंसेंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है, तो वो एक लेयर की तरह एक्ट करती है, इसलिए हमने उसे बोल दिया ओजोन लेयर, राइट। बाकी जो मैंने बोला अभी हम थ्योरेटिकली से पढ़ते हैं। दी ओजोन लेयर इज अ रीजन इन विच दी इन द स्ट्रेटोस्फेयर, हमने बोला था कि अर्थ के में आप देखते हैं एटमॉस्फेयर में पूरी 4 लेयर हमने पढ़ी थी। पहली होती है थर्मोस्फेयर, मेजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, ये हमारी 4 बेसिकली लेयर होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। तो द ओजोन लेयर इज ए रीजन इन एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर वेयर ओजोन कंसेंट्रेशन इज रिलेटिवली हाई। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन के मॉलिक्यूल्स, ओजोन की हम बात करें, ऑक्सीजन के नहीं, ओजोन के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे कंसेंट्रेशन में, हैवी कंसेंट्रेशन में पाया जाता है। तो वो दैट बिहेव्स लाइक अ लेयर, ऐसा लगता है जैसे वो लेयर है, क्योंकि बहुत सारे हैं उसमें, कंसेंट्रेशन इतना हाई है ओजोन के मॉलिक्यूल्स का, राइट। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जहां पे उसकी रिलेटिवली बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन होती है ओजोन मॉलिक्यूल्स के, तो वो बिहेव करती है लाइक ए ओजोन लेयर, राइट। इतना आपको समझ आ गया। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑन अर्थ बाई एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन। अभी देखिए सन तो हमारा यहाँ पे है, चलिए अभी मैं एक बार इसे रफ कर देता हूँ, राइट। देखिए हमारा अर्थ ये है, फिर हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, अर्थ हमारा मान लीजिए ये है, ठीक है। इसके चारों तरफ पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है। पहली लेयर आई अपनी, हम दूसरी, तीसरी, फोर्थ, थर्मोस्फेयर, मेजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड हमारा लास्ट में आता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सन है, सन की हमारी क्या आती है, सन बहुत हाई टेम्परेचर पे रहता है, लोअर एक शॉर्टर वेवलेंथ की इससे रेडिएशन आ रही है, किस पे, अर्थ के ऊपर, राइट। ये पूरा अर्थ है, अर्थ पे आ रही है। तो सन जब रेडिएशन एमिट करता है बेसिकली, उसमें बहुत हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज भी, अल्ट्रावायलेट लाइट भी, अल्ट्रावायलेट रेज भी क्या करता है, एमिट करता है, जो कि अर्थ की सरफेस पे जाने वाली होती है। लेकिन हमने क्या बोला कि स्ट्रेटोस्फेयर, जो स्ट्रेटोस्फेयर है हमारा, ये यहाँ पे ओजोन के मॉलिक्यूल्स बहुत हाई होते हैं, तो यहाँ पे एक हो गई बीच में ओजोन लेयर, ये बिहेव कर रहा है लाइक ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर की एक बहुत बेस्ट प्रॉपर्टी होती है कि वो जो भी सन से बहुत ही हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज एमिट होके आ रही हैं, उसे एब्जॉर्व कर लेता है और अर्थ पे जाने नहीं देता है। तो इससे क्या होता है कि जितने भी बहुत सारा आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो सकते थे, इन्वायरमेंटल हार्म्स हो सकते थे, इन अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से वो सब रुक जाते हैं। ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट होती है, प्लांट, ट्रीज, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट,
पूरा आपका एनिमल्स, सब इस पे इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, सब पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है अल्ट्रावायलेट रेज से, अगर ये उसके ऊपर जाके गिरेंगी तो कंटिन्यूस फॉर्म में, नॉट लाइक अभी अल्ट्रावायलेट रेज आपको टच की तो आपको कुछ हो जाएगा, नो, बट हाँ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर अल्ट्रावायलेट रेज आपकी स्किन को टच करती है तो स्किन कैंसर हो सकता है आपको बहुत सारे जो फिजिकल अपीयरेंस वाली डिसीज हैं वो आपको हो सकती हैं, एनिमल्स हो सकता है, बायोलॉजिकल जो सिस्टम है वो पूरा बिगड़ सकता है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो ये हार्मफुल जो रेडिएशन है सन से आ रही थी, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में ओजोन की एक लेयर, शॉर्ट ऑफ लेयर बन चुकी है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो इसे आगे आने नहीं देगी, एब्जॉर्व कर लेगी, तो अर्थ हमारा उससे प्रोटेक्ट हो जाएगा। यही इसमें लिखा हुआ है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑन अर्थ बाई एब्जॉर्विंग द मोस्ट ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सारी तो ये भी नहीं कर पाती, क्योंकि मान लीजिए अगर ओजोन लेयर वहां पे हमने बोला हाई कंसेंट्रेशन में है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे कम कंसेंट्रेशन में, तो वहां पे तो कुछ ना कुछ बाईपास हो सकती है अर्थ पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द सन्स रेडिएशन जो हार्मफुल वाली है उसे वो एब्जॉर्व कर लेती है। अभी बात आजकल क्या हो रहा है, चलिए ये तो हमें इसका पता चला कि क्या एडवांटेज है। अभी आजकल क्या हो रहा है, इस पूरे इन्वायरमेंट में ह्यूमन मेड इतनी एक्टिविटीज हो गई हैं जिसकी वजह से ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज हो रहे हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, फ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, फ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स एंड ब्रोमीन कंटेनिंग ऐसे ऐसे कंपाउंड आ गए हैं जो एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन मेड एक्टिविटीज ऐसी हैं। जैसे आप फ्रिज चलाते हो, एग्जांपल लेते हैं रेफ्रिजरेशन का, फ्रिज चलाते हैं, एसी चलाते हैं, उनके अंदर यूज होते हैं रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट किससे बनते हैं, वो बनते हैं केमिकल कंपाउंड से, हाइड्रोकार्बन से, फ्लोरीन से, ब्रोमाइन से, क्लोरीन से। तो जब इसका ये एनवायरनमेंट में लीक होते हैं, बाद में जब आप ये जो रेफ्रिजरेंट फ्रिज और एसी में यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लीक होकर एनवायरनमेंट में भी जा रहे हैं। जब एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं तो जो उसका क्लोरीन और ब्रोमीन या फिर फ्लोरीन अगर जो है, अगर वो एनवायरनमेंट में गया तो वो O3 के लिए सबसे डेंजरस है। O3 मीन्स ओजोन। तो ओजोन अगर आपकी क्या हुई, अफेक्ट हुई, तो ओजोन लेयर आपने डिप्लेशन हो गया। डिप्लेशन मीन्स कि वो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे बेसिकली। तो ओजोन लेयर, अगर ओजोन के मॉलिक्यूल ही खत्म होते जाएंगे, ओजोन ही खत्म हो जाएगी, तो वो लेयर चली गई। लेयर चली गई तो जो सन की अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशन है वो अर्थ पे आ जाएगी। अर्थ पे आ जाएगी मीन्स उसकी वजह से पूरा पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, आपकी प्लांट लाइफ सर्वाइव करने में मुश्किल हो जाएगा, मरीन लाइफ प्रॉब्लम आ जाएगी, एक्वेटिक लाइफ में हो जाएगा, आपका जितना भी इकोलॉजी और इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो अभी हम ये चीज फिर से देखते हैं। हमने बोला जो सर्टेन ह्यूमन मेड केमिकल्स हैं, यानी कि उनकी ऐसी एक्टिविटी है जिनके थ्रू केमिकल रिलीज हो रहा है, उससे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हो रही, उन्हें मतलब ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, या फिर वो केमिकल्स हैं बेसिकली, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, फ्लोरीन कार्बन, हेलोन्स एंड ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड है, वाइडली यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज एरोसोल प्रोपेलेंट्स, रेफ्रिजरेशन एंड फायर सप्रेशन। एरोसोल प्रोपेलेंट्स क्या होता है एक्चुअली, आपने देखा है जो स्प्रे होता है, आप क्या करते हैं, बटन प्रेस करते हैं, अंदर से केमिकल हाई प्रेशर के साथ क्या होता है, एकदम से कोई स्प्रे, जैसे आप डीओ हो गया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि डीओ इज लाइक दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, लेकिन बहुत सारे आप स्प्रे यूज कर रहे हैं आजकल। जैसे आप जो है फोग टाइप का जो झाग नहीं होता बेसिकली, वो आपने प्रेस किया तो एकदम से निकल के आ गया, तो इसी टाइप का जो सिस्टम है बेसिकली, उसमें केमिकल्स होते हैं। तो एरोसोल प्रोपेलेंट्स जो है, जब आप स्प्रे करते हैं तो उसके अंदर से केमिकल रिलीज होता है, उसके अंदर ही कंटेंट होता है हमारा ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड्स। रेफ्रिजरेशन जो हमने बोला, फ्रिज है आपका एसी है, पूरा इसमें रेफ्रिजरेंट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसके थ्रू ऐसा होता है। एंड फायर सप्रेशन, फायर सप्रेशन मीन्स कि जो हम आजकल फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, जैसे आग लगी तो आपने उस पर स्प्रे डाल दिया, तो इस स्प्रे के अंदर जो है केमिकल्स इंक्लूडेड हैं, वो केमिकल्स कंटेन करते हैं ओजोन डिप्लेट करने की, वो पूरी मतलब जो है कैपेबिलिटी रखते हैं। तो अगर वो जब आपने स्प्रे किया तो उसके स्प्रे होने के बाद वो एनवायरनमेंट में गया, वो जब एटमॉस्फेयर में जाएगा तो ओजोन O3 के मॉलिक्यूल्स को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देगा, राइट। ठीक, ओजोन इज फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली बात है, ये तो होगा ही। कैसे, हमने बोला कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, हम उसी का तो है ना, O2 है, ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है। ओजोन की क्या, ओजोन को क्या केमिकल फॉर्मूला है उसका, O3 है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता ही है, अब फिर जो यूवी रेडिएशन आ रही है फ्रॉम द सन, इसे ही एब्जॉर्ब करके बना लेता है O3, जो कि उस हमारे लिए एक तरीके से प्रोटेक्टर का काम कर रहा है। तो यूवी रेडिएशन ब्रेक्स अपार्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड द रिजल्टिंग ऑक्सीजन आइटम्स कैन देन रिएक्ट विद द अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द ओजोन,
राइट, यही हमने ऊपर एक्सप्लेन किया। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। अब ये ओजोन लेयर डिप्ले कैसे हो रही है, डिप्लेशन कैसे हो रहा है ओजोन लेयर का, ये तो आपको समझ आ गया है। तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन कैसे हो रहा है, हमने बोला किस वजह से होता है, फ्लोरीन, हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरीन, ब्रोमीन जो एटम्स हैं उनकी वजह से हो रहा है। देखिए फॉर्मूला भी हमने लिखा हुआ है, फॉर्मूले की फॉर्म में भी हम देखेंगे और दूसरा हम इसमें भी देखने वाले हैं। क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। सिंगल क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स कैन डिस्ट्रॉय द थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं आप, लीडिंग टू ओजोन डिप्लेशन। मतलब केवल अगर एक भी आपका क्लोरीन या ब्रोमीन एटम एनवायरनमेंट में चला गया तो वो थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सोच रहे कितना हार्मफुल इफेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पे, लेकिन हम फिर भी ह्यूमन एक्टिविटीज हमने ऐसी बना ली है कि जिससे बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे करता है, फॉर्मूला देखते हैं। हमारा मान लीजिए CCl2F2, ये आपका क्या है, कोई आपका रेफ्रिजरेंट है, कोई आपका ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया। चलिए हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत है, जैसे हमने बोला रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है, या फायर एक्सटिंग्विशर में हमने स्प्रे किया, या फिर हमने वो एरोसोल वाला जो किया, उसकी वजह से मान लीजिए केमिकल जो है रिलीज हुआ और वो एनवायरनमेंट में चला गया। ये गैस की फॉर्म में था, ठीक है। अब जब ये एनवायरनमेंट में चला गया, यूवी लाइट, जो अल्ट्रावायलेट लाइट कहाँ से आ रही है, वो सन से आ रही है, उसकी प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाएगा कार्बन क्लोरोफ्लोरीन में, ठीक है, प्लस एक रिलीज कर देगा आपका क्लोरीन आइटम। बस यही क्लोरीन आइटम मेरे लिए डिसएडवांटेज वाला है। ये क्लोरीन, इससे प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो है ये बहुत ही सीरियस और डेंजरस मैटर है ये क्लोरीन। अब ये क्लोरीन सिंगल एटम में रिलीज हो गया, अब ये करेगा ओजोन के साथ रिएक्शन, क्योंकि ओजोन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास, ओजोन तो प्रेजेंट है ना हमारे पास जो है पूरा एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। अब ये इसके साथ बना लेगा क्लोरीन ऑक्साइड एंड O2, इसने O2 रिलीज कर दिया। O2 तो हमारे लिए कोई डिसएडवांटेज वाली बात ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जो हमारा O2 है दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज गुड फॉर हेल्थ, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। अब ये जो ClO है, ये फिर से अभी अल्ट्रावायलेट रेज, तो अल्ट्रावायलेट जो लाइट है या जो रेज है वो तो कंटिन्यूस आ रही है सन से, तो अब ये ClO इसकी प्रेजेंस में बना देगा क्लोरीन एटम एंड दी अगेन ऑक्सीजन एटम, राइट। अब आप समझ रहे हैं क्या चल के आ रहा है एक्चुअली। अब देखिए हमें चाहिए थी O3, लेकिन जब इस कंपाउंड ने मिलके ब्रेक किया, क्लोरीन आइटम आया, तो क्लोरीन आइटम निगेटिव होता है, ऑक्सीजन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या करता है, खैर हालांकि यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव से उतना इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इस सिंगल क्लोरीन आइटम से ये ओजोन के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो ओजोन के साथ रिएक्ट करके इसने ये बना दिया। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि इसने ओजोन को खत्म कर दिया, आप समझ रहे हैं, तो इसने ये बना दिया। अब वापस से जो ClO वाला वो है आपका, ये जो गैस बनी है क्लोरीन ऑक्साइड, ये अगेन ब्रेक करेगा क्लोरीन और एंड ऑक्सीजन में। अब ये फिर से हम बात कर रहे हैं क्लोरीन की, फिर से क्लोरीन रिलीज हो गया। अब ये क्लोरीन रिलीज होगा, ये फिर से O3 के साथ ये क्या करेगा, अगेन प्लस O3 के साथ फिर से रिएक्ट करेगा, फिर ये वाली एक्चुअली फिर से ये वाली इक्वेशन रिलीज हो जाएगी। और जी ऑक्सीजन का सिंगल एटम जो आपका रिलीज हुआ है, ये O3 के साथ करेगा, ओजोन के साथ, ओजोन भी गैस है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये अब डबल O2 बना लेगा। रिक्वायरमेंट थी O3 की, या तो ये ब्रेक होके बन जा रहा है ClO, या ये बन जा रहा है 2O2, तो O3 कहाँ गया हमारा, O3 की जरूरत है ना हमें तो ओजोन लेयर की, लेकिन ओजोन लेयर हमारी धीरे धीरे उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या तो क्लोरीन उसके साथ रिएक्शन करके डिस्ट्रक्शन कर दे रहा है, या फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन का सिंगल एटम बन रहा है O, ये O3 के साथ रिएक्ट करके आपका O2 बना दे रहा है, यानी कि ऑक्सीजन, इसकी जरूरत भी नहीं है, राइट। तो आपको ये समझना जरूरी है। अब हम बात करते हैं ओजोन होल क्या होता है। सेम हम वही बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ऐसे ओजोन लेयर एक हाई कंसेंट्रेशन के साथ बनी हुई है ये लेयर। अब धीरे धीरे क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन या जो भी हमारा ऐसा केमिकल कंपाउंड की प्रेजेंस में कहीं से मान लीजिए आपकी जो ये पूरा O3 का लेयर आप समझो, इस पर्टिकुलर जगह पे आपका धीरे धीरे O3 खत्म होता चला गया। यहाँ पे अगर मैं इसे हटाऊं, इसे मैं रफ करना चाहूं, तो मान लीजिए कैसे बन जाएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आपको तब क्लियर होगा। मान लीजिए कंटिन्यूस था पहले, पर अब कैसे बन गया है कि एक पर्टिकुलर जगह से यहाँ से ओजोन के आइटम्स गायब हो चुके हैं क्योंकि डिप्लॉय। तो ये क्या बन गया, बेसिकली होल बन गया एक, तो इसे बोलेंगे हम ओजोन होल, राइट।
एक्चुअली ये निगेटिव इम्पैक्ट आया है, ये ओजोन डिप्लीशन हो गया है ओजोन लेयर का उस पर्टिकुलर जगह, तो इसे हम बोल रहे हैं ओजोन होल। द ओजोन डिप्लेशन इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट ओवर अंटार्कटिका। आपने देखा है बहुत टाइप के हमारे पास जो हैं, आप देखोगे कॉन्टिनेंट्स हैं जिसे महाद्वीप बोलते हैं, तो उनमें से अंटार्कटिका एक है, वहां पे सबसे ज्यादा इशू पाया गया है, वेयर सीजनल ओजोन होल फॉर्म्स ड्यूरिंग द पोलर स्प्रिंग सीजन के टाइम पे वहां पे ओजोन का डिप्लेशन बहुत हाई क्वांटम में होता है, जिसकी वजह से क्योंकि वहां पे वो जो ये आपका देखते हो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्प्रिंग सीजन में जो ओजोन O3 जो आपके मोलिक्यूल्स हैं, बेसिकली गैस है जो, वो पूरी डिप्लॉय हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है दूसरी चीज़ों में, तो वहाँ पे एक्चुअली उसकी स्कैरेसिटी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये बोला सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन ओजोन कंसेंट्रेशन, तो इस पर्टिकुलर जगह बन गया है होल। यहाँ भी ओजोन लेयर अच्छी है, यहाँ भी है, पर बीच में तो ओजोन लेयर थी पहले तो, पर अभी क्या है वो डिप्ले हो गई, धीरे धीरे डिप्लेशन हो गया, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, इसलिए वहाँ पे बन गया ओजोन, इसलिए हमने इसे बोला ओजोन, राइट। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं अगर ये हमारा हो जाता है तो। ओजोन लेयर डिप्लेशन इफेक्ट, हमें ये तो पता है ओजोन लेयर डिप्लेशन का क्या मतलब है, हमें ये भी पता है कि ये अर्थ मान लीजिए है, ये एटमॉस्फेयर है पूरा, ये मान लीजिए आपकी ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, ये हमें पता है। यहाँ पे कहीं पे सन है जिससे रेडिएशन आ रही है हमारी इसके ऊपर से, तो इसमें हमारा ओजोन जो O3 है उसकी कंसंट्रेशन हाई है, तो वो ये जो लेयर काम कर रहा है, ऊपर से अल्ट्रावायलेट जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन लेयर, तो जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे जो है लाइफ जो है वो बच जाती है, उसका सेफ गार्ड हो जाता है, क्योंकि ये हार्मफुल चीजें एब्जॉर्ब करता है। तो हम बोल रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, मतलब ओजोन लेयर अब कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, मींस की अल्ट्रावायलेट रेज हमारी डाउन हो सकती हैं, अब आ सकती हैं अंदर। अब उसके क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं उसकी वजह से, वही हम सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन रेफर्स टू द डिक्लाइन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर, पर्टिकुलरली इन द ओजोन लेयर। वही जो हमने बोला कि ओजोन लेयर अब आपके कम होते जा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं क्या इस पे इंपैक्ट पड़ने, पहला है इंक्रीज्ड अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन। ऑब्वियस सी बात है, अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेडिएशन अब बहुत कम आ रही थी अर्थ के सरफेस पे, अब क्योंकि उसे तो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती थी हार्मफुल को, अब उसका क्या है, उसकी आपकी जो है क्वांटम इंक्रीज हो जाएगा, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ओजोन लेयर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एब्जॉर्बिंग द मेजॉरिटी ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन डिप्लेशन अलाउज मोर यूवी रेडिएशन टू रीच टू द अर्थ सरफेस, पोजिंग सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क टू ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट। वही हमने बात की थी, अगर वो आएंगे तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए, किसी भी जो है जो लिविंग बींग्स है बेसिकली, चाहे वो प्लांट हो, ट्रीज हो, एनिमल्स हो, आपका ह्यूमन बींग्स हो, सबके लिए बहुत हार्मफुल है। हेल्थ इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस, देखिए क्या ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, जिससे स्किन कैंसर होने वाला, क्योंकि डायरेक्टली यूवी रेज आपकी कहाँ है, स्किन पे डलने वाली है, चाहे वो हैंड की स्किन हो, आपकी पूरी बॉडी की जहाँ जिस भी पार्ट पे वो डरेगी, तो उसका उस पर्टिकुलर जगह स्किन कैंसर होने का खतरा है, इंक्लूडिंग द मेलिग्नेंट melanoma. Actually it's a biological terms, basically medical terms, and non melanoma skin cancers, ये short of जो है type of skin cancers है। It can also cause cataracts and suppress the immune system, ये मतलब आपके immune system पे भी directly impact कर सकती है, making individuals more susceptible to infections, मतलब आपको skin infection या other allergic infection होने के बहुत जो है जल्दी से चांस बन जाएंगे। इम्पैक्ट ऑन मरीन इकोसिस्टम, मरीन मींस कि जो पानी के अंदर रहने वाले हैं। यूवी रेडिएशन पेनिट्रेट्स द सरफेस लेयर ऑफ ओशियन, जैसे ओशन अब अर्थ पे अगर आएगा आपका उसका इम्पैक्ट यूवी रेज का, तो क्या होगा, ओशन की सरफेस पे भी जाएगा, तो वो सरफेस से नीचे की तरफ जब जाएगा तो मरीन लाइफ पर पूरी तरह से इम्पैक्ट कर देगा। उसमें जैसे जो आपके जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे से एनिमल्स होते हैं, जहाँ पे वो फूड बेसिकली जो बन रहा है, बेसिकली वो सिस्टम उसे पूरे को डिस्ट्रक्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा सिस्टम आपका मरीन इकोसिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे इट कैन डैमेज फाइटोप्लैंक्टन विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द मरीन फूड वेब, मतलब इसकी वजह से जो है मरीन में जो फूड जो होता है बेसिकली छोटी छोटी जीव के लिए जो फूड चेन बनाता है उसे डिस्टर्ब कर देगा, पूरे को डैमेज कर देगा। हार्म फिश लार्वा, बेसिकली जो फिश होता है उसका लार्वा, अफेक्टिंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल क्या होता है, जो हमारा
जो इस पे अर्थ पे जमीन पे होता है बेसिकली, उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इंक्रीज यूवी रेडिएशन, जो ज़्यादा हमारी यूवी रेडिएशन अब आ रही है, कैन हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो हमारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारा हो रहा है और उसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है उसे पूरी तरीके से बैडली इम्पैक्ट करने वाला है। दिस कैन लीड टू रिड्यूस द क्रॉप यील्ड्स। आपकी जो 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 फसलें होने वाली थी, अच्छे से जो फसल हो रही है, उसमें आपका बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में डिक्लाइन आएगा। चेंजेस इन द प्लांट स्पेसीज कंपोजिशन एंड डिसरप्शन इन द इकोसिस्टम एंड द ओवरऑल, मतलब एट लास्ट पूरा इकोसिस्टम वो बिगाड़ देने वाला है। फिर हम बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन इफेक्ट, इसी में चल रहा है कंटिन्यूस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आपका इम्पैक्ट ऑफ एनिमल्स। अभी हमने कहाँ पे देखा इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, इम्पैक्ट ऑन मरीन सिस्टम, मरीन लाइफ, इम्पैक्ट ऑन बेसिकली प्लांट्स जो हमारे टेरेस्ट्रियल वाले हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स भी एक्चुअली टेरेस्ट्रियल उसमें ही आते हैं पार्ट में। यूवी रेडिएशन कैन हार्म वेरियस एनिमल स्पेसीज। बहुत सारी ऐसी स्पेसीज हैं जो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी अंडर यूवी, क्योंकि उनकी जो बायोलॉजिकल जो रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो यूवी रेज डिस्ट्रॉय कर देगी, तो जिसकी वजह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इट में इम्पैक्ट द हेल्थ एंड बिहेवियर ऑफ द इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। डैमेज टू डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल, ऐसा भी रिसर्च में बताया गया है कि जैसे आपने वो मूवी देखी होगी हल्क, देखा होगा आपने, हल्क मूवी देखी होगी, यूएस की मार्वल्स की मूवी है। उसमें क्या होता है, वो गामा रेडिएशन के इम्पैक्ट में आ जाता है, जो वो डॉक्टर बैनर जिसे हम बोल रहे हैं। उससे क्या होगा, उसकी पूरी बॉडी का बेसिकली डीएनए चेंज हो जाता है, वो पूरा ग्रीन हो जाता है उस रेज की उसमें कांटेक्ट में आने से। तो उतना तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट यूवी रेडिएशन चूंकि बहुत ही क्या है कि डेंजरस रेडिएशन है, तो ये पोटेंशियल डैमेज कर सकता है आपको डीएनए और जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिर फ्यूचर में जो भी जनरेशन होगी वो उसी टाइप की होगी, क्योंकि यूवी रेडिएशन का उस पर इम्पैक्ट आएगा। उसकी वजह से डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल आपका चेंज हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है, राइट। दिस कैन लीड टू म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब कि आपने जो जनरल प्रोसीजर चल रहा है, ट्रेडिशन चल रहा है, उस टाइप से नहीं होगा, क्योंकि अब यूवी का इम्पैक्ट आ चुका है, यूवी रेडिएशन का इम्पैक्ट आ चुका है। उसकी वजह से अभी जैसे वो गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से ग्रीन हो गया था, उसके अंदर बहुत सारी जो है बायोलॉजिकल चेंज रिएक्शंस हो गई थी बेसिकली, तो इसी टाइप से उसका इम्पैक्ट आ सकता है। निगेटिवली इम्पैक्ट द रिप्रोडक्टिव सक्सेस एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। क्लाइमेट चेंज एंड एटमॉस्फेरिक चेंज। ओजोन डिप्लेशन कैन इन्फ्लुएंस द atmospheric circulation and climate patterns, contributing to चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशंस। जो हमारी बारिश हो रही है या फिर हमारा जो एटमॉस्फेयर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, उसमें भी वो निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। वाइल दी डायरेक्ट ऑन द क्लाइमेट इज कॉम्प्लेक्स एंड कैन वेरी रीजनली, ओजोन डिप्लेशन इज इंटरकनेक्टेड विद द ब्रॉडर एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर पे भी कैसे इम्पैक्ट करने वाला है ये। इंक्रीज यूवी रेडिएशन कैन अफेक्ट द क्रॉप्स। हमने बोला था जो क्रॉप्स पहले, क्योंकि क्या है, क्रॉप्स क्या है बेसिकली, वो प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स पे जब यूवी रेडिएशन डायरेक्टली आती है तो उस प्लांट को निगेटिवली, उसका फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो पूरी तरीके से डैमेज कर देती है, इम्पैक्ट कर देती थी, तो जिसकी वजह से हमारा क्रॉप की ग्रोथ भी रुक जाएगी। वो जैसे राइस की है, वीट की है आपकी, या फिर शुगर केन की है, तो चूंकि उसे यूवी रेडिएशन का उसके ऊपर इम्पैक्ट है, तो वो क्या करेगा, जो अपना नेचुरल ग्रोथ है, जिस प्रोसीजर के थ्रू वो नेचुरली ग्रो कर रहा है, वो पूरा का पूरा रुक जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा, लीडिंग टू रिड्यूस दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, मतलब वो कम कर देगा उसकी प्रोडक्टिविटी। दिस कैन हैव इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। जाहिर सी बात है, अगर आपकी कोई फसल है, जो क्रॉप है, वो पहले जितना होनी चाहिए थी उसकी आधी हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो आएगा ही, कंट्री पे भी, उस ह्यूमन बीइंग पे भी, उसके सर्वाइवल का दिक्कत होगा, अफेक्टिंग द फूड अवेलेबिलिटी एंड प्राइसेस। अगर फूड अवेलेबिलिटी कम होगी तो ऑब्वियसली बात है, डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट से उसका प्राइस बढ़ जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, और वो इकोनॉमी को, पूरा आर्थिक स्थिति को बिगाड़ के रख देगा, राइट। ये थे बेसिक इसके ओजोन लेयर के जो है डिप्लेशन इफेक्ट। अब कोई पूछे कि इसके, चलिए इसमें तो खैर नहीं है, लेकिन मैं आपसे ऐसे ही पूछता हूं कि आप बताइए, कोई पूछे मिटिगेशन मेजर क्या है, इसके कंट्रोल मेजर्स क्या है, हमें क्या पता है इसका रीजन क्या है। रीजन हमने क्या बोला, जितने भी इसके 4-5 हमने रीजन बोले आपको, जो यहाँ पे था, जो
फ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आप जो केमिकल कंपाउंड्स जो रिलीज कर रहे हैं स्प्रे की फॉर्म में, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, तो वो जितना ज़्यादा जाएंगे एटमॉस्फेयर में उतना क्या करेंगे, डिप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन आपके ओजोन के लिए वो है, इनेमी है, एक तरीके दुश्मन है उसके। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे कि आप जो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है इसका कोई ऑल्टरनेटिव देखा जाए, केमिकल्स को, इस टाइप के केमिकल्स को जो बहुत हार्मफुल हैं ओजोन लेयर के लिए, उन पे कंट्रोल किया जाए ताकि वो रिलीज कम से कम हो हमारे एनवायरनमेंट में। अगर वो कम रिलीज होंगे तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन का खतरा भी उतना कम होगा और हम लोग इसके निगेटिव इम्पैक्ट से बच सकते हैं। राइट, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस यूनिट का, जिसमें रिमेनिंग टॉपिक कवर हो जाएंगे कि क्या पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल पोल्यूशन में क्या है, एक तो रिलेवेंस है, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑटोमोबाइल पोल्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ऑल्सो एक्सप्लेन द इफेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ बर्निंग ऑफ पेडी स्ट्रॉ। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। तो अभी इसमें क्या पॉपुलेशन ग्रोथ है, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, आपको ये चीज़ तो मैं लगता है कि ये बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी इतने समझदार हैं, पता है। पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, लोग बढ़ेंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, सबको अपना अपना व्हीकल चाहिएगा, 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो भी व्हीलर चाहिए उनको उनका होगा, रोड पे उतना ट्रैफिक बढ़ेगा, उतना एमिशन बढ़ेगा, उतना पोल्यूटेंट्स बढ़ेंगे, उतना आपके सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, आपके आपके जो है कार्बन के ऑक्साइड्स बढ़ेंगे, वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे, वो पोल्यूटेंट होते हैं बेसिकली, अगर वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, एयर पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, एयर पोल्यूशन क्रिएट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या है, हमारा इन्वायरमेंट चेंज होने वाला, तो इन्वायरमेंट के लिए हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट है। समझ आया आपको? ठीक है, चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। चलिए इसके अलावा अभी आपको समझ आ गया, वैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बट स्टिल वी विल ट्राई टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल। लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल पोल्यूशन आर इंटरकनेक्टेड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस that can have significant impact on air quality, climate change and overall environmental health। overall environment की health को वो harm करने ही वाले हैं, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पहला क्या प्रॉब्लम आएगी, इंक्रीज डिमांड यानी कि पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है इसका मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन मतलब लोग बढ़ रहे हैं, तो हायर डिमांड होगी ट्रांसपोर्टेशन की, एनर्जी की, रिसोर्सिस की, ऑटोमोबाइल्स की, हर चीज की हाई डिमांड होगी। जब हाई डिमांड होगी तो हाई कंजप्शन होगा, हाई कंजप्शन होगा तो जो उसका वेस्ट होगा, उसमें से गैस निकल रही है, उसका एमिशन है, उसका एग्जॉस्ट है, उसका जो वेस्ट है वो सब कहाँ जाएगा, एनवायरनमेंट में जाएगा, तो वो पॉल्यूट कर देगा, मीन्स कि आपका एनवायरनमेंट को वो डैमेज कर देगा। तो ये हमारा एक चैलेंजेस है, राइट, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज चैलेंजेस। मोर पीपल रिक्वायर पर्सनल व्हीकल्स फॉर कम्यूटिंग एंड द ट्रांसपोर्टेशन। जाहिर सी बात है, कम्यूट क्या होता है, ट्रैवल करना, तो जितने लोग ज़्यादा होंगे उन्हें अपना उतना ही पर्सनल व्हीकल चाहिएगा कम्यूट करने के लिए, यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अर्बनाइजेशन, जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी पेड़ कटेंगे, आप क्या है, आप फार्मिंग की लैंड है उसे भी कन्वर्ट कर दोगे, आप प्लॉटिंग कर दोगे, आप वहाँ पे सोसाइटी, कॉलोनी, कम्युनिटी काट दिया आपने, पूरा पूरा बंगले बना दिया आपने, तो किस लिए आप किस लिए कर रहे हो, पेड़ काट के कर रहे हो, फार्मिंग की लैंड को आपने बना दिया। तो जितना लोग बढ़ेंगे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन मतलब कि रूरल एरिया, गाँव वाला, ग्रामीण एरिया से, अर्बनाइजेशन मतलब शहर वाला एरिया व डेवलपमेंट होना, समझे। तो where rural areas transform into urban centers, this urbanization process concentrates a large number of people in the cities, leading to increased vehicular traffic and the need for efficient transportation system। increased vehicle emission, obviously जो हमने अभी 2 टॉपिक में पढ़ा ऊपर, जब हमारे ज़्यादा लोग हैं तो more people often require more vehicle on the road। द कंबशन, अब व्हीकल अगर ज्यादा होंगे तो उसमें फ्यूल का कंजप्शन हो रहा है। फ्यूल क्या है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स रिलीज, जैसे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, पर्टिकुलर मैटर्स, सल्फर भी होता है इसमें, सल्फर ऑक्साइड्स भी होता है, मिस है इसमें, एंड दी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs इनटू द एटमॉस्फेयर। अब जब ये एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो एयर पोल्यूशन कर देंगे, एयर पोल्यूशन करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा निगेटिव इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे आता है, पूरा एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टीज डैमेज हो जाएंगी, राइट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चीज में, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ट्रैफिक कंजेशन। अब आपको ये भी पता है, अगर ज़्यादा लोग होंगे, हाइयर पॉपुलेशन डेंसिटी होगी अर्बन एरियाज में, तो इंक्रीज ट्रैफिक होगा। ट्रैफिक कंजेशन का मतलब होता है कि आपका जो ट्रैफिक है वो रुक जाना, जाम लगना, ट्रैफिक जाम को बोलते हैं ट्रैफिक कंजेशन। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक एंड लॉन्ग आइडल टाइम्स रिजल्ट इन एफिशिएंट कंबशन। मतलब सिंपल है कि अगर आप जाम में कहीं रेड लाइट पे खड़े हैं, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, लोगों के पास व्हीकल ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा,
अननेसेसरी फ्यूल का कंबशन होगा, क्योंकि वो खड़ी है गाड़ी, आप बंद तो कर नहीं रहे, आप 2-4 मिनट के लिए तो बंद नहीं करोगे। तो अभी अगर आपका फ्यूल कंबशन हो रहा है, आपका आइडल है बेसिकली, वो ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली उससे भी एमिशन हो रहा है। अगर एमिशन हो रहा है तो कहाँ जा रहा है, एनवायरनमेंट में जा रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा पूरा पूरा निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पर, leading to higher emission per mile traveled. Traffic congestion also contributes to local air pollution, noise pollution and decreased fuel efficiency. Air quality and human health. अगर आपका हमने बोला पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रो हुई, गुड, उसकी वजह से आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल, जो हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर हम इनकी बात कर रहे हैं, जो भी हमारे व्हीकल्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसका जो एमिशंस होता है, वो ऑटोमोबाइल का एमिशन जो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर प्ले करता है एयर की क्वालिटी डिक्रीज करने में। जैसे दिल्ली में हम बात कर रहे हैं, OD1 का कॉन्सेप्ट किस लिए आया, क्योंकि लोगों के पास ऑटोमोबाइल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑटोमोबाइल ज़्यादा है, बहुत सारे ज़्यादा है। दिस इज वन ऑफ द रीजन, बाकी अदर रीजन्स भी बताए जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ऑटोमोबाइल का एक बहुत ही अच्छा खासा वेटेज है आपका किसमें, एयर क्वालिटी को डिक्रीज करने में, और उसकी वजह से जो ह्यूमन को जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स है, वो ह्यूमन हेल्थ पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं। चलिए, मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट दैट कैन हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, फाइन पार्टिकुलेट मैटर जो PM होते हैं, NOx फॉर एग्जाम्पल, कैन लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड अदर हेल्थ इश्यूज, मतलब जो सांस लेने की प्रॉब्लम है या आपको हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम्स आ रही है कार्डियो हार्ट रिलेटेड, दैट इज, और अदर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। हायर पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफन एक्सरबेट्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द अर्बन एरिया, नीड फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इसका क्या हुआ, ऐसा हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए जो सर्वाइव कर सके। Addressing the environmental impact of population growth and automobile pollution requires a shift towards sustainable transportation options. मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑटोमोबाइल का रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उसका जो पोल्यूशन है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसके लिए कोई सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए जो हमेशा परमानेंट चल सके विदाउट इम्पैक्टिंग दी एनवायरमेंटल कंडीशन। दिस इंक्लूड्स प्रमोटिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए बोला कि अपने पर्सनल गाड़ियां बंद कर दो आप। OD1 का कॉन्सेप्ट यही है ना कि आप एक दिन और अगर आपके पास है तो आप उससे जाइए, नेक्स्ट डे आप मेट्रो लेके जाइए, नेक्स्ट डे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाइए, राइट। इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वॉकिंग एंड साइकिलिंग एंड एनकरेजिंग द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल आपको पता है, सोलर पावर वाले जो आजकल चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं आपके, ठीक है, और आपकी विंड एनर्जी है, आपकी जियोथर्मल एनर्जी है, राइट, लाइक दैट। क्लाइमेट चेंज, द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द व्हीकल एमिशन, हम बता ही चुके हैं, NOx, SOx और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है बेसिकली, ग्रीन हाउस गैसेज ही तो है, कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला, राइट। ये हमारा था बेसिकली जो हमने अभी पढ़ा है, ये हमने बेसिकली पढ़ा है कि हमारा क्या कैसे रिलेट कर रहा है बेसिकली ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है और उसका ऑटोमोबाइल पोल्यूशन है, ये कैसे हमारा इम्पैक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को। अभी हमारा इसका लास्ट टॉपिक है बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रो। अभी जो भी खेत है, जो आपकी फार्मिंग है, उसमें क्रॉप है, आपने वो काटा, उसके बाद जो उसका वेस्ट बचा, अब आप क्या करते हैं, उसे जला देते हैं, इसे बोलते हैं बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रो। उसमें राइस की, धान की फसल हो तो धान की, राइस की अगर है आपकी शुगर केन की है तो पराली आप जलाते हैं। तो इसी टाइप से वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स होती हैं, उसके लिए हम ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्विक जल्दी होता है और सबसे सस्ता जुगाड़ है, सबसे सस्ता जो है सिस्टम है, इसलिए लोग ऐसे कर देते हैं। बट इसके निगेटिव इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है, वो किसी को नहीं पता है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रो ऑल्सो नोन एज पैडी रेजिड्यू मंथ का वो होता है कि जो बचा कुचा रह गया है, लेफ्ट ओवर जो वेस्ट है बेसिकली, ठीक है। और क्रॉप रेजिड्यू, फसल का जो बचा हुआ रह गया है, उसे हम बर्निंग करते हैं, ठीक है। रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग फायर टू द लेफ्ट ओवर प्लांट मटीरियल आफ्टर हार्वेस्टिंग राइस क्रॉप्स, मतलब राइस की यहाँ बात कर रहा है, धान की फसल उगाने के बाद आपने क्या किया, उसे जो बचा है उसका धान आपने निकाल लिया, जो बचा हुआ है उसमें आपने क्या किया, आग लगा दी, उसे ही बोलते हैं बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रो, राइट। ये आपको पता है कि पराली जलाने का क्या कॉन्सेप्ट है। पैडी स्ट्रो बर्निंग इज ए कॉमन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन सम रीजन्स, स्पेशली हमारा
पंजाब वाले एरिया में और जो है इंडिया के नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में कॉमन प्रैक्टिस है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ की फसल ज़्यादा होती है। क्यों करते हैं लोग बाग? क्योंकि ये क्विक है, बहुत इजी हो जाता है और इनएक्सपेंसिव मेथड है टू क्लियर द फील्ड्स फॉर द नेक्स्ट प्लांटिंग सीजन। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि एक बार हमारी फसल तैयार हो गई, हमने उसे यूज़ कर लिया, अब जो वेस्ट बचा है उसे जला देंगे, फिर उसके बाद हमारी जो जो खेत है, फार्मिंग है, उसे एक बार फिर वापस से हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा से कर सकते हैं। अदरवाइज जो उसका वेस्ट बचा रह जाएगा तो उसका क्या करोगे? वो आपको फार्मिंग नहीं करने देगा। दिस इज द मेन रीजन। फार्मर्स मे बर्न पैडी स्ट्रो टू एलिमिनेट पेस्ट एंड डिसीज प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर प्लांट मटेरियल। मतलब ये क्या हो, जो बचा कुचा और रह गया है वेस्ट, वो हम उसे कचरा ही बोलेंगे, जो बचा है वो हम क्यों जला रहे हैं? क्योंकि हमने फसल उगाने के लिए उसमें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीज़ें हमने लगाई थी, हमने वो किया था, उसमें बेसिकली यूज़ की थी। तो अब जो बचा है वो तो दवाई वाला मटेरियल है, वो नेचुरल तो नहीं है, तो उसे जला देंगे, तो फिर बाकी बचा है उसे हम वापस से फिर प्लेन कर लेंगे अपने फार्मिंग फील्ड को, एग्रीकल्चरल लैंड को, और उसके बाद नई फसल के लिए वो रेडी हो जाएगा, राइट। ये इसके बेसिकली ये रीजन है। लेकिन इसका क्या है कि इसके इम्पैक्ट बहुत गंदे हैं, इसके इम्पैक्ट बहुत सही नहीं है। आप जो ये कर रहे हैं, कोई भी ये करता है अगर, तो ये इजी तो है, उसके लिए आसान भी है, सस्ता भी है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आग लगा दो, जल गया, काम खत्म। उसके बाद नेक्स्ट 1-2 दिन हटा के साइड करके उस पर जो है ट्रैक्टर की हेल्प से आप जो है बहुत सारे टाइप के एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद आप फिर नई फसल लगा देते हैं। लेकिन इसके निगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारे हैं। लाइव एग्जाम्पल है आपका जो दिल्ली के आसपास का, जो एक सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो लगे हुए स्टेट आसपास के जो ये बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रो कर रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं नियर बाई एरिया में जो सेंसिटिव एरियाज हैं लाइक दिल्ली, वहाँ पे स्मोक की प्रॉब्लम आ रही है, जिससे एयर पोल्यूट हो गया है, एयर की क्वालिटी बहुत डिक्रीज हो चुकी है, और बिकॉज ऑफ दैट आपको वहाँ पे सर्वाइव करने में मुश्किल हो रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले? द बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रो आल्सो नोन एज राइस स्ट्रो और क्रॉप रेजिड्यू हैज सेवरल एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट। एयर पोल्यूशन, ऑब्वियसली बात होगा या नहीं होगा? एयर पोल्यूशन ये कुछ सोचने वाली बात है, क्या तो होना ही है। पर्टिकुलेट मैटर एमिशन, यानी कि जो पीएम पर्टिकुलर मैटर जो है हमारे जो वो हैं मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो पर्टिकुलर मैटर के, वो एमिट होने वाले। बर्निंग पैडी स्ट्रो रिलीजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ पर्टिकुलेट मैटर इनटू द एयर। जो आपने जला दिया है उसमें जो उड़ रहा है वो फ्लाई एश जिसे हम बोल रहे हैं, वो पर्टिकुलर मैटर है। जैसे पर्टिकुलर मैटर 2.5 या ग्रेड है बेसिकली, एंड PM10 ये ग्रेड है। आप जो है ये जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा ये रिस्की रहता है, हार्मफुल रहता है। दीज फाइन पार्टिकल्स कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी हेल्थ एंड कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम इसी वजह से होती है, और एयर की क्वालिटी गिर जाती है और एयर पोल्यूशन हो जाता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ऑब्वियसली बात है, जब आप उसे बर्न करते हो तो वो क्या है, उसके अंदर से ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसेस, ये हमारे रिलीज होती हैं, जो कहाँ जाती हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट में जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज होता है एंड ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस इज द मेन कॉज फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, राइट। फिर आता है सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट्स लॉस। हमें साथ जो सॉइल होती है उसकी जो अच्छी क्वालिटी और फर्टिलिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली, सॉइल के अंदर भी, किस लिए? फसल को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बर्निंग रिमूव्स द, जैसे आप पैडी स्ट्रो आप उसे जला देते हैं तो आपकी फार्मिंग लैंड भी जलती है, उसमें सॉइल भी कांटेक्ट में आती है, सॉइल का भी टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे उसके क्या होते हैं, इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आप समझे? तो आप क्या करते हो, सॉइल का जो सॉइल की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली वो खत्म हो जाएगी, जिससे सॉइल की हेल्थ और उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो इसे निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ये हेल्थ इश्यूज, रेस्पिरेटरी, देखिए सॉइल हेल्थ का क्या मतलब है, हमने क्या है कि इजी करने के लिए, सस्ता करने के लिए जला तो दिया, लेकिन हमने सोचा अच्छे के लिए, लेकिन होता उल्टा है। जो सॉइल है वो बर्निंग की वजह से सॉइल पे इम्पैक्ट जाता है निगेटिवली, और उसकी फर्टिलिटी और उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, जिससे नई फसल पे या आने वाले 20-30-50 सालों में उस पर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ने वाला है। हेल्थ इश्यूज, जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके लंग्स काम नहीं करते वो, उसके चांसेस हैं कि इन सीवियर केसेस डेथ भी, एक फर्टिलिटी भी एक मेजर देखा गया है कि इतना भी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है कि किसी की जान चली जाए। क्यों? क्योंकि उसे लंग्स है, उसे ऑक्सीजन लेनी है, लेकिन ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में बची नहीं है। एयर हमारा इतना पोल्यूट हो चुका है, उसमें पर्टिकुलर मैटर इतना ज़्यादा है कि आप सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, और आपकी ऑलरेडी लंग्स पूरे काम नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अपना किसी न किसी फॉर्म में एक बहुत
सीरियस इशू भी हो सकता है। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग पेडी स्ट्रो कंटेन्स हार्मफुल पोल्यूटेंट्स लीडिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने की प्रॉब्लम एंड एक्सरबेटिंग एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज, यानी कि जो हमारा जो ऑलरेडी हेल्थ इशू है उन्हें बढ़ा देगा, और स्पेशली दोज विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ज़्यादातर मेनली जो प्रॉब्लम होती है वही होती है जो सांस वाली प्रॉब्लम होती है ये। ठीक है, अब हम देखें, ये तो इम्पैक्ट थे, हम देखते हैं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप खुद ही बताओ, और कैसे कंट्रोल करेंगे हम इसे? ये जो बर्न कर रहे हैं हमें बर्निंग नहीं करनी चाहिए, तो बर्निंग नहीं करनी चाहिए तो क्या करना चाहिए? कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे हमारा फार्मर्स का काम भी हो जाए और आपका जो है ये इशू भी ना आए। जैसे पहला इसका आता है ऑल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन इनकॉर्पोरेट इनटू सॉइल। मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना पड़ा, जलाओ मत उसे, इंस्टेड ऑफ बर्निंग आप क्या करो, सॉइल के अंदर उसे दफना दो, उसके अंदर ही दबा दो। समझ आए आप? बस उससे क्या होगा कि जलाओगे नहीं तो आप पोल्यूशन नहीं होगा, आपका एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होगा। पैडी स्ट्रो कैन बी प्लोड बैक इनटू द फील्ड्स एज मच एज इनकॉर्पोरेटेड इन द सॉइल। तो आप क्या करो, उसे अपने फील्ड में चारों तरफ फैला दो, उसके ऊपर से ट्रैक्टर की हेल्प से, आप ट्रैक्टर एंड अदर इक्विपमेंट्स जो आते हैं, अभी मेरे को एग्जैक्ट इंग्लिश में नाम याद नहीं उसका क्या है, तो जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं आप उसकी हेल्प से क्या करोगे, उसे बेसिकली उसे मतलब जैसे हम वो करते हैं ना, जो लाइक प्लॉइंग द फील्ड, तो उसी टाइप से आप क्या करते हैं, ट्रैक्टर की हेल्प से उसमें चलाएंगे पूरे, उस पर आपके जो फील्ड है, जो आप खेत है, जो फार्मिंग है, आपकी फार्मिंग लैंड है, तो वो जो भी आपका रेजिड्यू था, जो भी लेफ्ट ओवर था, जो भी बचा हुआ था जिसे आप जलाने वाले थे, वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगा धीरे धीरे और नीचे बैठ जाएगा। तो बेसिकली आप क्या करें, उसी के अंदर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी, मॉइस्चर रिटेंशन भी बढ़ेगा एंड रिड्यूस द नीड ऑफ द सिंथेटिक फर्टिलाइजर। मतलब एक तरीके से खुद ये नेचुरल खाद का काम करने वाला है। मैकेनिकल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, यूज ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सच एज स्ट्रॉ बेलर्स एंड combines can help collect and manage paddy straw more efficiently। मतलब क्या है कि आजकल क्या है, इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है कि ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं जो आप क्या है कि आप हाथ से उसे कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो उसका वेस्ट है, आप उन मशीन की हेल्प से क्या करोगे, आप सारे जो आपकी ये स्ट्रो है, जो आपकी बची है पराली, जो वेस्ट बचा हुआ है, उसे आसानी के साथ कलेक्ट करोगे और मेकिंग इट इजियर टू यूज एज ए एनिमल फोडर और अदर पर्पस। मतलब आप उसे इकट्ठा करके जो पशुओं का चारा है उसकी फॉर्म में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप हाथ से मैनुअली अगर उसे इकट्ठा करोगे सारे वेस्ट को, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए, टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए सब लोग क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल मैकेनिकल इक्विपमेंट, मशीनरी इतनी हाई लेवल की आ गई है, तो उससे आप डायरेक्टली विद इन मिनट्स, ऐसे आप जो है विद इन मिनट्स आप जो है उसे कलेक्ट कर सकते हो और एक साइड कर सकते हैं और बाद में उसे पशुओं के चारे की फॉर्म में यूज किया जा सकता है। बायो एनर्जी प्रोडक्शन, हाँ, इसे आप इकट्ठा करो, उसके बाद इससे बायो एनर्जी भी बना सकते हो, बायोगैस और बायोफ्यूल प्रोडक्शन भी इससे कर सकते हो। जैसे पैडी स्ट्रो को हमने इकट्ठा कर लिया और देन उसे साइड में करके दैट कैन बी यूज द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस और बायोफ्यूल थ्रू प्रोसेस लाइक एनोर्बिक रिएक्शन होता है, डाइजेशन एंड बायोथेनॉल प्रोडक्शन भी हम इससे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग फिर प्रोसेस हो जाता है। तो ये एक तरीका बता रहे हैं हम इसे, जैसे फार्मर्स के लिए इतना आसान नहीं है ये करना कि आप इसे ये कर, आप तो सिर्फ ये कर सकते हो कि जो इस चीज़ को जिसने सेटअप बनाया हुआ है उसे बेच दो ले जाके उसके पास, और वो अपना इससे बना देगा, बायो एनर्जी प्रोडक्शन कर देगा, क्योंकि फार्मर तो नहीं कर सकता बायो एनर्जी प्रोडक्शन, आप समझ रहे हैं, लेकिन उस फॉर्म में यूज कर सकते हैं ताकि आपका ये जो बर्निंग है इसे अवॉइड किया जा सकता है। दिस नॉट ओनली प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स बट ऑल्सो रिड्यूस द एमिशन फ्रॉम द बर्निंग। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, आपको पता ही है कि आपको उन्हें इस बारे में बताना पड़ेगा कि आप जो जला रहे हो, आप अपने सोच रहे हो आपको ये आसान है, इजी है, जला दिया काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपकी सॉइल की फर्टिलिटी डिग्रेड हो रही है इससे, ये जो एयर है, इन्वायरमेंट है, पूरा इससे डिस्ट्रॉय होने वाला है, पूरा का पूरा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाली है इससे, आपका जो है सांस की दिक्कत हो जाएगी, हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं बहुत सारे आपके ऊपर। तो ये इस टाइप की हमें उसे एजुकेशन देनी पड़ेगी कि इसका कोई फायदा नहीं है कि आप इसे जो है वो जो है आप इसे जला रहे हैं, जबकि लॉन्ग टर्म एडवांटेज हमें सॉइल हेल्थ के लिए क्या है कि आप इसे बर्न ना करो, तो और इसे इसी के अंदर जो है इसे बहा दो, बेसिकली इसी में सॉइल में ही इसे मिक्स कर दो, तो आपका क्या होगा, इससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और इसका जो है सॉइल हेल्थ और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ एयर क्वालिटी भी हो जाएगी। फिर हम बात देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट को इस पे स्ट्रिक्ट है वैसे, हालांकि अगर देखा जाए तो आजकल दिल्ली वाला जो इशू है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है
कि इस पे गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है पॉलिसी बना के स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। पर चूंकि मास में बल्क में इतने लोग होते हैं फार्मर्स, उस पर किस पे केस चलाओगे आप, किसने जलाया किसने नहीं जलाया। तो ये लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना, एजुकेट करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझदारी वाली बात है एज कम्पेयर टू पनिशमेंट दिया जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो सुधरते नहीं है, तो उसके लिए एक्चुअली ये सब सिस्टम बनाया गया है कि पुलिस है, सिस्टम है, कोर्ट है, लीगल एक्शंस लेते हैं, पेनल्टी लगाते हैं। ये सब कुछ लोगों को लिए बना है, बाकी काफ़ी लोग समझदार होते हैं, समझ जाते हैं, पर कुछ लोग नहीं समझते, उनके लिए डराने का सिस्टम बनाया गया। गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट रेगुलेशंस एंड प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू डिस्करेज द बर्निंग ऑफ कोल। इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसी पॉलिसी भी ला सकती है कि जो बर्निंग नहीं करेगा अपनी क्रॉप को, उसे हम अलग से इंसेंटिव देंगे, पैसा देंगे, और हमारी तरफ से 10,000, 20,000, 50,000 जो भी होगा एज पर दी डिफाइंड बाई लाइक गवर्नमेंट, जो भी उन्हें सही लगता है। इंसेंटिव अगर आप दोगे तो उनमें मोटिवेशन बढ़ेगा कि अच्छा अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि इस तरह से होगा। ठीक है, अब आपका लास्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इनोवेटिव सॉल्यूशन, कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कंटिन्यूस R&D चलती रहती है, आपको ये सॉल्यूशन ऐसा निकालना पड़ेगा कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आए, ऐसी चीजें आए कि आपका फार्मर का भी काम हो गया और उसे जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। राइट, तो ये कंटिन्यूस R&D चलती रहती है, अभी भी चल रही है। जैसे जो स्ट्रो है, पैडी स्ट्रो को इकट्ठा करने का मैकेनिकल इक्विपमेंट बन गए, आप 1 सेकंड में ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए सेकंडों में, तो मिनटों में, खैर आप क्या करते हैं, मशीन की हेल्प से आप उसे कलेक्ट कर लेते हो, नहीं तो मैनुअली करोगे तो कौन मैनुअली करेगा, सीधा उठा के आगे लगा दो, ऐसे करते थे लोग। कंटिन्यूड रिसर्च इनटू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग क्रॉप रेजिड्यूज इज क्रूशियल। दिस कैन इंक्लूड डेवलपिंग न्यू uses for paddy straw or improving the existing method for its incorporation into the soil। या तो जो हम कह रहे हैं कि उस जो वेस्ट है उसे उसी में सोइल में ही मिक्स कर दो, वो खाद का भी काम करेगा और कुछ टाइम बाद जो है फर्टिलिटी भी नहीं जाएगी और वो बर्थ भी नहीं होगा। या फिर कोई ऐसा नया यूज निकाल दो उस पैडी स्ट्रो का कि आप उसे बेच सको कहीं पे जाके, तो उन्हें ये मन में लालच आएगा कि मैं इसे इकट्ठा करके बेचूंगा तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, मतलब क्रॉप भी हो गया ये, तो वो जलाएंगे नहीं, अगर नहीं जलाएंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा, आपका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। राइट, ठीक है, चलिए ये हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। तो ऐसे हमारी यूनिट 4 भी ओवर हो गई है। तो हमने इसमें जो भी हमारा टोटल कंटेंट था वो हमने पूरा का पूरा इसमें कवर कर लिया है और देख लिया है, हमारा अप टू पैडी स्ट्रो हो गया है। तो आपकी यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 आपकी हो गई है, ओनली एक यूनिट बची है, वो भी रिलेटिवली इजी है, 2-3 लेक्चर की यूनिट है, दैट्स इट। आप बस ऐसे ही पढ़िए, इतना भी पढ़ लेंगे, इट इज मोर देन सफिशिएंट। बस अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, आप समझो कि मतलब ये इसका मीनिंग क्या है, लिख तो आप खुद भी देंगे, थोड़ी हेडिंग्स है, मेन की हेडिंग्स है, पॉइंट्स है, वो थोड़ा सा आप याद रखो। याद रखो मीन्स कि थोड़ा समझो और थोड़ा याद रखो, हाँ याद तो थोड़ा रखना पड़ेगा, अगर भूल जाओगे तो कैसे चलेगा, हेडिंग्स से अगर भूल जाओगे तो। ठीक है, बाकी सब जो है ऑल इज गुड, और सब कुछ अच्छा होने वाला, आपका एग्जाम अच्छा होने वाला है, सब मार्क्स अच्छे आने वाले, एवरीथिंग विल बी गुड। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।